अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हैदर है। आपको इस इलेक्शन सेल में, एक न्यूज़ के इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहता हूँ। इलेक्शंस की गहमा गहमी या तो आपको इंतखाबी हलकों में नज़र आएगी या फिर एक न्यूज़ की स्क्रीन पे। हमने डेडिकेट किया हुआ है अपने इस टाइम को ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से। पार्टीज़ की जो स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस होती है। ये डिस्कस होता है कौन से इंतखाबी हलके के अंदर किस उम्मीदवार की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है। इसके साथ साथ जो रोज़मर्रा की खबरें होती हैं जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं इलेक्शंस को, उस पर भी बात होती है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है नाजरीन, वो है पार्टीज़ के मंशूर। ये मंशूर इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि लगता है कि शायद अगर इन मंशूरों पे अमल हो जाए तो शद्दाद की जन्नत बन जाए हमारा मुल्क, वो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएं। अट्रैक्टिव मंशूर, अट्रैक्टिव मैनिफेस्टोज जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या उनकी प्रैक्टिकलिटी को मद्देनज़र रखा जाता है या सिर्फ आवाम के कानों में रस घोलने के लिए ये प्यारी प्यारी बातें की जाती हैं, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। आज का इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा 3 बड़ी जमातों के मैनिफेस्टोज को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की एक और बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों को आज सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई खुसूसी अदालत ने 10 साल की सज़ा दे दी है। इसके कानूनी पहलू भी हैं, इसके सियासी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत चंद दिन रह गए हैं इंतखाबात में और एक ऐसी जमात जो पहले ही तितर बितर हो चुकी है, उसके चेयरमैन को आज सज़ा हो जाना। आगाज़ हम इससे करते हैं, अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगा। गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है नन अदर देन मोहम्मद मालिक साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। बतूल राजपूत साहबा ने हमें ज्वाइन किया, बतूल आपका भी शुक्रिया। अजमल जामी साहब सीनियर एंकर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फ़ारूक बड़ाई साहब के तारुफ के मोहताज नहीं, सर बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ हैं फरवा साहिबा, फरवा साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। रिजवान रज़ी साहब, सर रियली ग्रेटफुल कि आज आप आए। अच्छा मालिक साहब, साइफर केस में इमरान खान का सज़ा पा जाना, वाज इट अ सरप्राइज कि इमरान खान को इस केस में सज़ा हुई है? बिकॉज उन्होंने इस साइफर को इस्तेमाल किया सियासी मकसद के लिए, एक इल्ज़ाम ये भी है। दूसरा, ये गुमा दिया, सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं था, उसकी सीक्रेसी जो है वो हमारी सिक्योरिटी पर, नेशनल सिक्योरिटी पर असरअंदाज हो सकती थी। कम सज़ा है क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स ने तो फांसी की सज़ा भी डिमांड की थी। सर तो देखिए, पाकिस्तान में ना वो पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको सज़ा हुई है, और जैसे हालात नज़र आते हैं ना वो आखिरी होंगे। हमारे मुल्क में बड़ा मुश्किल हो गया पॉलिटिकल केसेस को या पॉलिटिशियंस के केसेस को किस मेयार पे जांचा जाए। ज़ाहिर है जब भी एक पॉलिटिशियन का केस चलेगा तो उस पर एक डिवाइडेड ओपिनियन होगी। बट जिस तरह नवाज शरीफ की कन्विक्शन हुई, उनके मामले में भी उस वक्त भी 2 आरा थी। इस केस पे भी उतनी स्प्लिट ओपिनियन है। ना वो केस ट्रांसपेरेंट था ना ये केस ट्रांसपेरेंट था। वो कहते हैं जस्टिस हर्ड इज जस्टिस बैरेड। यू बिलीव इट वाज डन इन अ हेस्ट? आई डेफिनेटली देयर आर मोर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। मैं ये बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि बड़ा क्लीन ट्रायल था। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता जैसे वो भी ट्रायल क्लीन नहीं था, ये ट्रायल भी क्लीन नहीं था। क्या वहाँ तमाम लवाजमात पूरे हुए? नहीं हुए। क्या यहाँ पूरे हुए? नहीं। लेकिन सबसे बड़ी किस्मती की बात यह है कि जब हम बैठ के हमें अंदाज़ा हो जाए कि केसेस में क्या फैसले होंगे। नवाज शरीफ साहब के केस में भी पता था डिस्क्वालिफिकेशन होगी, इस केस में ही पता था सजा होगी। डिलेमा है, आप समझते हैं? और आई थिंक टाइमिंग का भी बड़ा इशू बन जाता है। जब आप इलेक्शन से कुछ दिन पहले एक पार्टी के सरबराह को सजा देते हैं तो उसकी एक स्टेटमेंट भी उसको समझा जाता है कि देखिए अगर चेयरमैन के साथ ये होगा, अगर इमरान खान को सजा हो सकती 14 साल तो तुसी की है, तो व्हाट हैपेंस टू द ऑर्डिनरी वर्कर, व्हाट हैपेंस टू सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप। ये सजाएं तो बाद में टूट जाती हैं। नवाज शरीफ साहब को भी यहाँ उम्र कैद भी हुई, सजाएं मौतें भी हुई, वली खान का ख़ानदान अंदर हुआ, पार्टीज बैन हुई, कोई पॉलिटिशियन अपने वो 12 साल अंदर है, अपना ज़रदारी साहब एंड ऑल दोस पीपल। ये आई डोंट थिंक ये सजाएं कोई काटता है। सही। लेकिन इन तमाम सजाओं को काटती कौम ही है, चाहे नवाज शरीफ को सजा हो चाहे इमरान खान को। भुगतते हम लोग हैं, सजाएं सुनाई उनको जाती है, भुगतते हम, और कहीं ना कहीं सियासी फायदा भी मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है। सो आई थिंक ये सजा का इस वक्त मैं इसको कोई लॉन्ग टर्म इनकासरेशन नहीं देख रहा इमरान खान की। मैं शॉर्ट टर्म में डेवस्टेटिंग रिजल्ट देखूंगा। लेकिन वेरी क्विकली आई लाइक टू ऐड वन थिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अब देखनी होगी कि इसका पार्टी पे क्या रिएक्शन होता है। जब एक्सट्रीम रिएक्शन होता है तो 2
हमें रिएक्शन नज़र आएंगे, या लोग बिल्कुल दिल छोड़ देंगे कि यार इट्स ऑल ओवर, या टोटल एक रिएक्शन आएगा कि बस यार बहुत हो गया। अब क्या ये इसका जो इम्पैक्ट है ये वोटर का, पीटीआई के वोटर का सेंस ऑफ रेजिग्नेशन में आएगा, सेंस ऑफ या सेंस ऑफ डिफाइंस में आएगा? यानी ये दो एक्सट्रीम रिएक्शन नजर आएंगे, या बिल्कुल बैठ जाएंगे या सुपर चार्ज होके आएंगे। सो दिस इज ऑल्सो डबल एज सोर्ड, एंड दैट विल बी ट्रांसलेटेड ऑन 8th of February, तब हमें ये बात नजर आएगी। मैं अपने बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ता हूं। हमें जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका सफ़र जो है, आपका साथ हमारे साथ रहेगा अगले 1 घंटे में। इरफान साहब, ये जो मैं चाहूँगा इस पर आप कमेंट करें, बिकॉज बेसिकली तो आपको हमने जो दावत दी है वो आपकी पार्टी के मंशूर के हवाले से है, लेकिन एक क्विक कमेंट सर इस पर कर दें। इमरान खान की सज़ा, आपके लीडर ने भी ऐसी ही सज़ा भुगती, इनकारसरेट हुए, जेल गए, बेटी के साथ जेल गए। अब बाज़ लोग कहते हैं ये रिपीट हो रहा है, गो के किरदार बदल गए हैं। आपको लगता है इमरान खान जस्टिफाइड है, उनको जो सज़ा मिली है, या फिर ये एक सियासी इंतकाम है? जी बहुत पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ एक के आगाज़ पे, और तवक्को रखता हूँ कि आप जैसे पेशावराना अहलियत और सलाहियत रखने वाली शख्सियात जो हैं वो इस चैनल से वाबस्ता हैं, और मैं इसको बड़े ज़ौक़ शौक़ से देख रहा हूँ और तनकीदी नज़र से भी देख रहा हूँ। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा आगाज़ है और मेरी बहुत दुआएं हैं आपके साथ। शुक्रिया। जो सवाल आपने किया, मालिक ने ठीक कहा कि जब सियासतदानों को सज़ा मिलती है, चाहे वो जेन्युइन ही क्यों ना हो, चाहे वो 100% दुरुस्ती क्यों ना हो, चूँकि वो एक सियासतदान को मिलती है इसलिए उसका एक सियासी जाविया बन जाता है, सियासी एंगल बन जाता है। चाहे आप फांसी किसी को चढ़ाएं, चाहे आप उम्र कैद दे दें, चाहे आप 10 साल की कैद दें या 15 साल की कैद दें। लेकिन चंद एक बातें या एक दो बातें कम अज़ कम मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि खान साहब की जो पूरी सियासी तगोदो है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, और उसी के हवाले से उनकी जो कानूनी जिद्दोजहद है अदालतों के अंदर उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, जो बिल्कुल बरक्स है PMLN के। नवाज शरीफ ने या शाहबाज ने या मरियम ने या किसी ने भी वो डिफाइंस का मुजाहरा नहीं किया जो अदालतों के अंदर भी PTI की तरफ से होता रहा, खान साहब की तरफ से होता रहा। आए दिन आपने झगड़ा हो गया जी, लड़ाई हो गई जी, फलां को रोक दिया गया जी, हमारे वकील नहीं आ रहे जी, 4 दिन बाद आएंगे जी वकील, अच्छा जी आ गया है, हमने बदल लिया है। ये एक हिकमत अमली के तौर पर उनके तमाम मुकदमात में ये चीज़ नज़र आएगी। हमारी गाड़ी सड़क पे खड़ी है जी, आप वहाँ आके उसकी हाजिरी लगाएं, वो अंदर नहीं आ सकता। इस तरह की बीसियों मिसालें, कोई एक नज़ीर हमारे यहाँ नहीं मिलेगी आपको। दूसरी बात यह है कि उनको सज़ा हुई है, एक ज़ेरी अदालत से हुई है, उनके पास इंसाफ के मरहले बाकी हैं, वो हाई कोर्ट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अल्लाह करे कि उनके हकीकी इंसाफ उन्हें मिले। हमारा तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट पे ही ख़त्म हो जाता था, ना कोई अपील होती थी, ना वकील थी, ना दलील। तो इसलिए ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तीसरा फ़र्क भी जहन में रखना चाहिए, हमें किसी ऐसे मुकदमे में सज़ा नहीं हुई, चाहे झूठे थे या सच्चे थे, जिसमें कौमी सलामती का कोई इशू हो। 3 दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रह चुका था, बड़े बड़े जाबिर किस्म के साइफर उनके पास भी आए होंगे, कुछ का मैं खुद भी गवाह हूँ, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया जो खान साहब ने किया। और फिर एक आडियो कहती है जी कि और फिर आपको एक अपना वजीर भी त्यागना पड़ा उसके लिए। जी हाँ, हमें वजीर एक नहीं, हमें फातमी साहब को जाना पड़ा, परवेज रशीद साहब को जाना पड़ा, राव तहसीन को जाना पड़ा, और हमारी हुकूमत अगर हम कशमकश में चले जाते तो पता नहीं उसका क्या नतीजा होता। लेकिन वो कौमी सलामती का आज भी कोई इशू नहीं था। वो बातें जो हमने उस दिन कही थी, वो बातें आज हर आदमी कह रहा है, और वो इदारे भी कह रहे हैं कि हाँ ये गलत था। ये जो कुछ हुआ है, हमारे मुकदमात की नौइयत अलग थी, हमारे जराइम की नौइयत अलग थी, हमारे ऊपर हम तो कोई मुकदमा नहीं लेके गए, हमने जो कुछ भुगता वो तो इरफान सिद्दीकी साहब, अजमल जामी आपसे मुखातिब हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जामी साहब, अच्छा ये फरमाइएगा कि चाहे वो भुट्टो साहब का मामला हो या मियाँ साहब के साथ जो कुछ हुआ, या फिर इमरान खान साहब का भी जिक्र खैर हम कर रहे हैं,
तकनीकी या कानूनी पहलुओं पर बहस हर दौर में अपने हिसाब से मुख्तलिफ होती रही है, लेकिन आप चूँकि बुजुर्ग रहनुमाएं सियासत को आपने बड़े करीब से देखा है, आप नहीं समझते कि ये सब जो तीनों रहनुमाओं का मैंने जिक्र किया, ये बुनियादी तौर पर सियासत के शाखसाने हैं, रब्त की कमी है, सियासतदान आपस में मिल बैठते हैं तो ये नौबतें ना आती, चाहे भुट्टो साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ या इमरान खान साहब हूँ? इस पर मुझे आपको बड़ा फेयर कमेंट चाहिए। जी, मैं बिल्कुल फेयर कमेंट दूंगा। जहाँ तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम का ताल्लुक़ है, जब इंतखाबात पे एक तनाज़ा उठा, उससे भी पहले चले जाइए, जब आइन साजी का वक्त आया तो जान के दुश्मन थे एक दूसरे के, अपोजिशन जो थी उस वक्त की, लेकिन भुट्टो साहब ने मौके पैदा किए, उनके साथ मिल बैठे, एक मुतफ़िका आइन तैयार किया और कोई उसमें ये नहीं हुआ जी कि मैंने इससे आना, मैंने इससे बात नहीं करनी। 77 में जब इलेक्शन का झगड़ा शुरू हुआ तो आपको मालूम है कि मुफ्ती महमूद स्याला जेल में थे, स्याला रेस्ट हाउस में थे, उनके साथ मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, कमेटियाँ बनी, बड़ी दूर तक मामलात गए और बातचीत होती रही। मैं नहीं समझता हूँ, हमारे और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात भी बड़े गहरे रहे हैं और बड़े शिद्दत के साथ उनके अंदर तलखी रही है, लेकिन हमने मीसाक जमहूरियत किया मिलके, हमने 13वीं तरमीम की, हमने 14वीं तरमीम की, हम 2 दफ़ा एक दूसरे के साथ हुकूमतों का हिस्सा रहे, हमने 18वीं तरमीम की। पीटीआई के अंदर अगर इस तरह की मुफाहमत का और इस तरह की मसालियत का और इस तरह की गिव एंड टेक का कोई एक भी नमूना आपके सामने हो तो आप मुझे जामी साहब जरूर बताइएगा। ये एक बिल्कुल ही अलग खमीर की पार्टी है। इसने कभी हमने मैनिफेस्टो पे भी जाना है, मेरा टाइम मैं चुके चाहूंगा जी आप सर एक सवाल, उसके बाद तो मालिक बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद तो आपसे मैनिफेस्टो पे बातें होंगी जी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि माशी स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। इन हालात में पहले ही एक तासुर था कि पूरा जो एक निज़ाम है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ है, और रही सही कसर ये थी कि, और ये भी एक तासुर और आम प्रोग्राम में डिस्कस होता था कि शुनीद ये थी कि फरवरी 8 से पहले सज़ाएँ भी हो जाएंगी। फिर अनफॉर्चुनेटली जिस स्पीड से कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर्स नॉमिनेट किए, सब कुछ किए, हो सकता है लीगली वो ठीक हो, मैं उस पर तो बहस नहीं कर रहा, लेकिन जो उनके ऑप्टिक्स थे, ऑप्टिक्स बहुत बुरे थे। क्या अब क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की मजीद उस पर सवालिया निशान नहीं उठेंगे? देखिए, अगर आप अपनी तारीख को देखते हैं तो आपका कोई एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पे सवालिया निशान नहीं उठे या जिसके बहुत ही मनफी या नेगेटिव या भयानक असरात नहीं निकले। आपने पहले इलेक्शन कराए हैं 1970 के अंदर, अपनी तारीख के पाकिस्तान बनने के कोई 23 साल बाद। उन इलेक्शन के नतीजे में मुल्क टूट गया, ये पहले इलेक्शन का नतीजा है। 77 में आपने दूसरे इलेक्शन कराए, झगड़ा हुआ, नतायज नहीं माने गए, 11 साल के लिए मार्शल लॉ आ गया, ये दूसरे इलेक्शन का नतीजा है। 85 के इलेक्शन को हम नहीं मानते, चलें गैर जमाती थे। 88 में होते हैं, वज़ीर आज़म 2.5 साल बाद या 1.5 साल बाद घर चली जाती है, और वो सिलसिला जारी है। किसी इलेक्शन को ना माना गया, ना उसके नतायज को तस्लीम किया गया, ना उसके समरात किसी मुंतखब वज़ीर आज़म की झोली में या अवाम की झोली में पड़ने दिए गए। ये नई बात नहीं है, ये इन इलेक्शन के से पहले हम डंडोरा ज़रूर पीट सकते हैं, लेकिन हर इलेक्शन के, खान साहब देखिए 2013 के जो इलेक्शन थे उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, 4 माह यहाँ बैठे रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, एक कमीशन बना, उन्होंने कह दिया जी कि नहीं, कोई ऐसी धांधली नहीं हुई, इलेक्शन जो थे वो बड़ी हद तक मुनसिफाना थे और नतायज जो आए हैं वो दुरुस्त आए हैं। तो ये बात, अब ये खौफ दिलाना या ये हवा पैदा करना कि जी अब जो इलेक्शन होंगे उनके नतायज बड़े मुतनाज़े होंगे, ये हमेशा से ऐसा ही है। 35 पंक्चर हर इलेक्शन पे लगते रहे, सिद्दीकी साहब लगेंगे। मैं सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा हमने यूँ उठाना है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो मंशूर है उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है, आप उसके खालिक हैं, और मैं आगाज़ मुस्लिम लीग नवाज़ से ही करूँगा। नाज़रीन ज़रा स्क्रीन पे कट कीजिएगा, मुस्लिम लीग नवाज़ का मंशूर क्या है। आज हमने बात करनी है कि ये मंशूर, ये अट्रैक्टिव बातें किस हद तक प्रैक्टिकल हैं। लेकिन जनाब, एजुकेशन कार्ड आ रहा है, इसकी तफसील भी ज़रा जानेंगे। एजुकेशन कार्ड क्या करेगा, क्या हमारे वो करोड़ों बच्चे जो अभी स्कूल से बाहर हैं, क्या उनको वापस स्कूल में लाने के लिए कारआमद साबित होगा। 5 IT शहर दे रहे हैं। अच्छा, IT के शोबे में नून लीग ने काम किया हुआ है अपने दौर में, इससे पहले वाले दौर में काम किया, उसमें कोई शक नहीं। स्कूल में खाना अच्छी बात है, मुफ्त इलाज
सेहत कार्ड जो कि इमरान खान साहब ने मुतारिफ करवाया था, उससे पहले बेसिकली इसकी तख्लीक मियाँ साहब कर चुके हुए थे। बिजली सस्ती, नैब ख़त्म, अगेन 1 करोड़ नौकरियां, ये एक पुराना वादा है, इट रिंग्स लॉट ऑफ बेल्स, जो पूरा नहीं हो सका था। पाकिस्तान को नवाज दो, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान को कुछ नवाजना है या यहां बात नवाज शरीफ साहब की हो रही है। महंगाई 10% कम और तनख्वाह बढ़ाना, हम बारी बारी चीज़ों पर आते हैं। रजी साहब ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिएगा इसमें, आपको इन तमाम ये जो पॉइंट्स हैं प्रैक्टिकल कौन सा लग रहा है, और आपको लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे सवाल उठेगा? मैं अगर अपनी बात करूं सर, तो 1 करोड़ नौकरियां और महंगाई में कमी और ये क्या था जनाब, तनख्वाह बढ़ाना, ये सर ये कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे इन चीजों के? अच्छा, इसको अगर हम समझ लें पहले मेन थीम पे जाने से पहले, जो भी हुकूमत आएगी वो IMF के पास जाएगी आते ही, ठीक है। और पिछली दफा हम 8 माह ताखीर से गए थे, फिर हम आज तक भुगत रहे, ठीक है, इसलिए वो आते ही जाएगी। मेरा ख्याल ये भी बताएंगे हमें सिद्दीकी साहब कि इनका भी होमवर्क उस पर पूरा हो चुका है कि अगर 8 को इन्हें मैंडेट मिल गया और कि इन्होंने हुकूमत संभालनी है तो ये 9 को ही एक्टिवेट हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये जो बिजली सस्ती करने की इन्होंने बात की है ना, ये बाकायदा लिखा हुआ है 20 से 30% बिजली का बिल आपका कम होगा। अच्छा, तो ये लाजमी नहीं कि बिजली ही सस्ती हो, सरकार अपने को टैक्सेस भी विड्रॉ कर सकती है। नहीं, इसमें 300 यूनिट तक फ्री भी दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा, बड़ा हाँ, चंक हाँ, है, वो आ जाए, वो आ जाएगी, फ्री कहां से देंगे? वो आ जाएगी। अच्छा, I think he should be answering these questions. एक्चुअली मैं चाह रहा हूं कि हम सब एंगेज हो जाएं एक दफा, हमारे पास इकोनॉमिस्ट भी होंगे थोड़ी देर। मैंने जो समझा है, क्विकली आप इसको कर लें जरा, देन मैंने जो समझा है जी जी, वो बेसिकली इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के तहत एक विंडो ले ली थी। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमजा ने ऐलान किया था, उस वक्त इन्होंने अप्रूवल ले ली हुई है। अब भले पीपल्स पार्टी सिंध में हो, ये पंजाब में हो या कोई और जो है वो KP में हो, वो हमें अप्रूवल मिल गई हुई है, कुछ बिजली हमने देनी है। लेकिन IMF के पास भी जाना है बिल्कुल क्विकली, ताकि फिर जामी साहब और वड़ाइज साहब भी बड़ी देर से। मैं 2 सवाल जरा अच्छा, अगर आप सर सेव कर लें उनको थोड़ी देर के लिए, बिकॉज मैं चाह रहा हूं कि सब डिस्कशन का हिस्सा एक दफा बन जाए। मैं सवाल की सवाल करना है या आपने इस पे कमेंट करना है? मैं मुझे लगता है सवाल कर लेते हैं, बाद में कर लेते हैं, लोग 5 मिनट पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। आप इस पे कमेंट कर लें, फिर सवाल बाद में कर लेंगे। मेरा तो एक ही नुक्ता है जी, ये सब सुनने में, देखने में, पढ़ने में बहुत भला लगता है, इंतहाई अच्छा लगता है। ठीक है, सवाल जो नुक्ता खड़ा किया रजीज साहब ने ना कि हम IMF के साथ होंगे, रहना पड़ेगा, yes. उस रोशनी में बहैसियत सहाफ़ी मैं ये सवाल उठाने पे मजबूर हूँ इन द फॉर्म ऑफ कमेंट कि हाउ, कैसे 1 करोड़ कहां से पैदा करेंगे आप, बिजली सस्ती कैसे करेंगे, जबकि बिजली के बिलों में हमने टैक्सेशन लगा लगा के IMF के चक्कर में बड़ा गर्क कर दिया, कैसे? ठीक और है, एक ही जुमला सिर्फ एज अ कमेंट कि वो एनर्जी मिक्स चेंज करने की बात कर रहे हैं जी, वो एनर्जी मिक्स चेंज करने की बात कर रहे हैं, उससे सस्ती होगी। जी, 280 बिलियन का सर्कुलर चलो, डेट let's है see. सिर्फ पंजाब के अंदर, तो आप 300 यूनिट की बिजली फ्री कैसे करेंगे? क्योंकि आप सर्कुलर डेट को तो एंगेज अभी तक कर नहीं सके। मैं इसको सिर्फ टेक्निकल टर्म में इसलिए बतूल वो डिफाइन हट कर गए रही हूं। उससे, वो 200 वाले यूनिट से पीछे बैक ऑफ कर जी, गए। जी। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो। जी, मरियम की स्पीच का हिस्सा था, मैनिफेस्टो का नहीं है। अच्छा प्लीज बड़ा साहब, एक्चुअली मैं चाह रहा हूं कि आप सबका माइंड सिद्दीकी साहब को पता चल जाए, ताकि फिर उसको बात करेंगे। बड़ा साहब, बिजली कैसे सर्कुलर डेट के साथ सस्ती कैसे करेंगे? जो एक पॉइंट है नैब खत्म कर रहे हैं, ये किसी के मंशूर में नजर नहीं आया। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 2018 में जो मामलात हुए हैं, जो नैब ने किया है, उससे कुछ सबक सीखा है। हालांकि पिछली गवर्नमेंट भी इनकी थी, तो ये भी क्या हुआ, क्या नैब का दरअसल सही काम नहीं कर रहा था? अगर ऐसा कर पाते हैं फर्क क्विकली 63 के बारे में भी मैं एग्जैक्टली रज़ी साहब, उसको ओरिजिनल फॉर्म में बहाल करना है। आई वांट टू कमेंट ऑन दैट कि एक तो ये नैब पे बड़ा अच्छा है कि 2008 के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नून लीग को कह रही थी कि आप आए और नैब को खत्म करते हैं, तब नून लीग रेजिस्ट कर रही थी, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने बाद में देखे। बड़ा अच्छा एक इकदाम होगा अगर, तो ये हो गया। दूसरा ये कि 62-63 को असली हालत में जब ये बहाल करेंगे, और 18वीं तरमीम के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, तो ये जरा मैं चाहूंगी कि हमारे जो गेस्ट है इसको थोड़ा सा हमें इकोनॉमी की बातें इकोनॉमिस्ट से करेंगे, ये बातें हम करते हैं। सिद्दीकी साहब प्लीज, मालिक साहब आपका सवाल था सर, सॉरी आपका सवाल होगा मालिक साहब, यू वांटेड टू आस्क 2 क्वेश्चंस, आई थिंक वो शायद इसी से रिलेटेड थे। जी पहले तो हमारे 2 आपके मंशूर के एंगल्स हैं ना, पॉलिटिकल है और जो इकोनॉमिक है। पहले तो ज़रा नैब का काफ़ी सवाल उठता है कि नैब पे बड़ी हर पार्टी ने क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन लैब की कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ ये थी कि ये वाहिद इदारा था जो एग्जेक्टिव कंट्रोल में नहीं था। आपका मंशूर कहता है हम दीगर इदारों को मजबूत बनाएंगे, FIA, एंटी करप्शन, दूसरे
वो तमाम लोग हैं जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी के ताबे हैं। और इसलिए हमने माजी में देखा है कि ना FIA ने ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट ने कभी भी किसी बड़े पॉलिटिशियन को या पावर वेस्टेड ग्रुप को हाथ नहीं डाला। अगर पॉलिटिशियंस को निकाल दें तो नैब ने काफ़ी बड़े बड़े करप्शन के केसेस भी पकड़े हैं। बेहतर ये नहीं था कि आप लोग नैब को रिफॉर्म करते, नैब पे एक ओवरसीइंग प्रोसेस लगाते और एक इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जेक्टिव, बिकॉज हमारे मुल्क में हर बंदा अपने ओहदे से बड़ा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बड़ा है, आर्मी चीफ फौज से बड़ा है। ऐसे जो माहौल में तो DG FIA की क्या हैसियत है कि वो आके एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी करेगा। यहाँ तो XDG ISI उसकी सामने नहीं जा रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाई डोंट वी हैव अ रिफॉर्म्ड एंड प्रॉपर नैब ऑफिस? इंग्लैंड में आपके हैं सीरियस फ्रॉड ऑफिस, इंग्लैंड में आपकी इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन अब ये वाहिद था इदारा जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी के नीचे नहीं था। इस पर ज़रा पहले बता दीजिए। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी जो स्टेटमेंट है कि नैब कभी एग्जेक्टिव अथॉरिटी के नीचे नहीं था, मुझे इससे एतराज़ है। नैब से बढ़ के एग्जेक्टिव के हाथों का खिलौना कोई इदारा नहीं है। ना FIA है, ना एंटी करप्शन है, ना पुलिस है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जो इदारा है ये सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, एक से ज़्यादा कह चुकी है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा बन के रह गया है। अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कैसे होती है? मुशर्रफ के दौर से शुरू हो गई कि बाजू मरोड़ो और हांका लगाओ और किसी एक तरफ लेके जाओ। सर ये सुप्रीम कोर्ट तो मियां साहब के बारे में भी बहुत कुछ कह चुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बात माने, कौन सी ना माने? मेरी गुजारिश अगर आप सुन लेंगे तो फिर शायद आपको बहुत मौका मिलेगा, उसमें से भी नुक्ता आफरी नहीं हो सकेगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि ये एग्जेक्टिव का टूल है और बहुत बड़ा टूल है। ये तसव्वुर करना या ये तासुर कायम करना कि ये एग्जेक्टिव से बालातर कोई बहुत पैगम्बराना और साफ रखने वाला, बड़ा गैर जानिबदार और सिर्फ करप्शन पे हाथ डालने वाला, करप्शन में लथपथ है ये इदारा और इसके एहलकार। अगर आप देखें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस इदारे की जिंदगी 25 साल हो चुकी है। 25 साल कोई कम अरसा नहीं होता है। लेट मी हैव ओनली वन केस जिसमें इस इदारे की पकड़ दकड़ केसेस मुकदमे सुप्रीम कोर्ट तक ठहरे हों और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि हाँ नैब ने बिल्कुल ठीक किया है। साल की कोऑपरेटिव केसेस बिलियंस ऑफ रुपीस लोगों के वापस आए जिनको FIA वगैरह किसी ने इंसाफ नहीं दिलाया। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस हाउसिंग सोसाइटीज के। मालिक साहब आपकी बात पे वजन है 821 बिलियन रुपए जो है सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन वो रिकवर किए ऑफिशियली उन्होंने। उसमें वो वापस जो आए हैं वो इसलिए नहीं आए हैं कि वो उनकी कारकर्दगी के जुमरे में आता है। किसी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए दे दी। अब वो मेरे घर के आके बैठ जाएंगे कि इरफान सिद्दीकी तुमने ये किया हुआ है, तुम जान छुड़ाओ वरना तुम्हारा ये है तुम्हारा वो है, तो मैं भी शायद मजबूर हो जाऊंगा कि एक आध घर बेचूं और उनके पैसे। सुन ले जी इरफान सिद्दीकी साहब सुन ले, हमने एक फैसला किया है और बजा तौर पे आप लोगों ने तवज्जो दिलाई है कि जब 2018 में पीपल्स पार्टी हमसे कह रही थी कि जी ये इदारा खत्म होना चाहिए, जी इरफान तो मैं समझता हूं कि हम गलत थे उस वक्त। अच्छा ये हमारा बिल्कुल टाइम कम है, आप क्विकली क्वेश्चन कर लें। इरफान सिद्दीकी साहब टाइम कम है, प्लीज जरा क्वेश्चन कीजिएगा। इरफान साहब एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खिलौने की तरह इस्तेमाल होता रहा और सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुका है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इन्वॉल्व रहा है। और आप ये भी कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, लेकिन आप लोग भी तो बार बार ही कहते हैं, आपके मैनिफेस्टो में भी है कि इसको खत्म कर देंगे। आप लोग क्लियर क्यों नहीं होते कि खत्म करना कैसे है? क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किए हुए हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा होना चाहिए। आप कोई मुतबादिल प्रपोज क्यों नहीं करते? एवरी टाइम यू मेक इट, यू वर्क विद इट, लेकिन आप कहते हैं खत्म कर देंगे और बाद में माफी भी मांग लेते हैं कि जो हमने चेयरमैन लगाया था वो गलत था। माफी के अलावा क्या हाल है? हमने इसे खत्म करने का इरादा किया है, ऐलान किया है और जाहिर है कि ये आईनी तरमीम के बगैर नहीं होगा। हमें दूसरी जमातों का ताउन चाहिए होगा अगर हम 2/3 नहीं मेजॉरिटी रखते और हम इसे अपने जो कवायफ हमने जमा किए हैं सारे कुछ या इस फैसले पे पहुंचे हैं
उसको इंशाल्लाह अमली जामा पहनाएंगे। दुनिया के बहुत से खित्तों के अंदर, बल्कि बेशतर 99% दुनिया के अंदर इस तरह का वाच डॉग मैंने नहीं देखा और इस तरह की हरकत कंट्रोवर्शियल है सर, बहुत से क्वेश्चन हैं। सिंध में 500 अफसरान को प्री बार्गेन करके वापस इंस्टेट कर दिया जाता है, ये नैब की कारकर्दगी थी। फरवा प्लीज सर, मैं सर फरवा वही दर्ज कर रही हूँ। सवाल सर छोटा सा ये है आजिजाना तौर पर कि जो मिनिमम वेज है जिसकी बात हर जमात कर रही है, आपकी जमात भी कर रही है कि हम बढ़ा देंगे, 32,000 मिनिमम वेज है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलती हमें, कहीं पर ये एप्लीकेबल नहीं लगता है। आपकी जमात के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो ये मेक श्योर करेगी कि पाकिस्तान में जो गरीब आवाम पिस रहे हैं इस वक्त, उनकी जो मिनिमम वेज है उसमें इजाफा हो और उनको वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिसकी हम बात करते हैं वो मिले। और साथ साथ एक छोटी सी अर्ज ये भी है कि 62-63 की आपने बात की है कि उसको असली हालत में हम बहाल करेंगे, तो आपका 18वीं तरमीम के ऊपर क्या स्टांस है? और पैसा कहां से आएगा सर? 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां भी सर साथ ऐड कर दें कि 1 करोड़ नौकरियां कोई सनत लग रही है, कोई बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है सर, क्योंकि यहाँ का सनतकार तो भूखा मर गया, वो नौकरियां कहां से देगा? 1 करोड़ नौकरियां जो पीटीआई ने भी देनी थी। और वीकली मोर देन 10 youngsters are leaving the country। 3-4 सवाल जमा हो गए हैं, मुझे याद भी नहीं रहेगा कि कौन से सवाल थे। मैं याद करा दूंगा सर। 62-63 की आप बात कर रही हैं, 62-63 की बात आप कर रहे हैं। 62-63 56 के आइन में भी था, 62 में अयूब खान साहब ने भी डाला और 73 के आइन के अंदर भी था, लेकिन वो इसके अंदर शराइत थी जिनको जांचा जा सके, जिनको परखा जा सके। मसलन ये कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, मसलन ये कि आप जिस सूबे से इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके शहरी होने चाहिए, मसलन ये कि आपका वोट दर्ज होना चाहिए, मसलन ये कि आपको सज़ा नहीं हुई, मसलन ये कि आप बाहर के किसी मुल्क के शहरी नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जांची जा सकती थी। ये अपना ज़िया-उल हक साहब के दौर में 8वीं तरमीम के ज़रिए उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आई जो जांची नहीं जा सकती। कौन कितना ईमानदार है, किसने कौन सा गुनाह जो है वो गुनाह कबीरा है, कौन सा छोटा है, क्या कौन कितना दयानतदार है, कौन कितना इंसाफ पसंद है, इस्लामी अक़दार पे कौन कितना यकीन रखता है, कौन सादिक है, कौन अमीन है, कौन सा मीटर है हमारे पास, किस पैमाने पे हम जांचते हैं। नतीजा ये है कि ये शराइत जो 85 से मौजूद हैं, ये किसी एक भी ऐसे शख्स को रोक नहीं सकी जो इन शराइत पे पूरा नहीं होता, वो सब के सब आते रहे समझो। सिद्दीकी साहब, आई विश आई हैड मोर टाइम इस पे मजीद बात करते, बट आई एम रियली ग्रेटफुल सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वेरी काइंड ऑफ यू। एक चीज जो कि मुझे लग रहा है कि शायद ये होनी चाहिए थी, वो किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, बड़ा सब आप बड़ी देर से खामोश हैं। वो एक चीज, ये जो डुअल पासपोर्ट रखते हैं सरकारी अफसरान, बड़े बड़े होता, इसको खत्म नहीं होना चाहिए था। मैं चाहूंगा आप इस पे भी बात करें, इनके मंशूर पे भी बात करें, लेकिन एक ऐसी चीज है कि जो शायद खत्म हो जाए, अगर हमारे मुल्क से ये बीमारी खत्म हो जाए तो फिर यहाँ से उठा के जायदादें बाहर बनाने का सिलसिला खत्म हो। आपकी तजवीज़ तो बहुत उम्दा है, लेकिन मसला ये है कि सारे मंशूर अपना बना चुके हैं और इलेक्शन में अब वक्त थोड़ा रह गया है, तो अगले इलेक्शन से पहले ये ज़रूर आनी चाहिए। वैसे आप ये ऑन अ लाइटर नोट, ये मैं इसके ऊपर अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का मसला यही है। अभी ये कह रहे थे कि लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारी एक ऑफिसर हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनका पाकिस्तान का मसला क्या है। उन्होंने कहा मसला ये है कि जिन लोगों ने ये पाकिस्तान ठीक करना है, उनका ये यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान ठीक नहीं होना, इसलिए अपने बच्चों को बाहर भेजें, पढ़ने भेजें, फिर उन्हें कहीं वहीं पे आप सेटल हो जाएं, और हम भी जैसी रिटायरमेंट होगी अपना उसी पासपोर्ट पे निकल जाएंगे। एक बड़ा सादा सा कुलिया कि आप ये मैंडेटरी करें, मंशूर में होता है या कानून साजी के जरिए कि हम ये यकीनी बनाएंगे कि सियासतदान जो मुंतखब शुदा हैं और जितनी ब्यूरोक्रेसी है और जितने जजेस हैं या जितनी आला ओहदेदारान दीगर शोबाजात में, उन सब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अरे वाह, आपका निज़ाम तालीम भी दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपका निज़ाम तालीम भी ठीक हो जाएगा, और बुरे मुल्क जो जाके पढ़ते हैं वही सिलसिला खत्म हो जाएगा। और अली, इसमें मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ, जो जामी ने कहा है कि इंडिया में लिटरली अब लोगों की प्रायोरिटी होती है कि वो इंडियन गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन करवाएं। पिछले 2 साल में अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें इंडिया की। और दूसरी बात ये कि जो आप डुअल पासपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, देखें अली, दुनिया में ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों के पास डुअल पासपोर्ट्स होते हैं, बट दे रिमेंबर देयर कंट्री, दे कम बैक, दे डू वर्क, उनको याद रहता है कि वो कहाँ पैदा हुए थे। बिल्कुल, जज का बेटा भी इनके साथ पढ़ता था, तो मेयार कैसा था? आई एम मोस्ट सरप्राइज्ड कि हमने इरफान साहब को जाने क्यों दिया। इन सवालों के जवाब और उनसे हमें लेने चाहिए थे कि बजाय हम आपस में फलसफा लगाएं। पीटीए की तरफ भी आ रहे थे, पीटीए का मंशूर भी हमने आई टेल यू व्हाई। एक सेकंड, आई थिंक कोशिश करेंगे आपको दोबारा मिल जाए। पीटीआई अगली गवर्नमेंट नहीं बना रही, पीपीपी अगली गवर्नमेंट नहीं बना रही, अगली गवर्नमेंट बना रही है पीएमएलएन। सो टेक्निकली, फ्रैंकली, पॉलिटिकली मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो
PMLN का है। क्या आपको ख्याल में मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं कि बिलावल बन रहे हैं? मियाँ साहब बन रहे हैं ना। जिस पार्टी को सारी स्टेज लग गई है हुकूमत में लाने के लिए, हम उसके मैनिफेस्टो के बंदे को हमने जाने दिया। वी शुड ट्राई टू गेट हिम बैक। ही इज द मैन विद आंसर्स, वी आर द पीपल विद क्वेश्चंस। सिद्दीकी साहब बैक प्लीज। अच्छा सर, इस पे रजी साहब, सर बड़ा लुक्रेटिव, बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है ये उनका पूरा मैनिफेस्टो। सर इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली वायबल चीज कौन सी है जो कि आएंगे और कर देंगे, या आपको तमाम की तमाम जो ये बातें हैं ये सब आपको लग रही हैं कि ये मशरूत हैं IMF की नोट से? इसके अंदर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इफ लगा हुआ है। उसकी वजह यह है कि सर्कुलर डेट के हवाले से और दूसरे टारगेट्स के हवाले से ये जो 9 माह का पैकेज था IMF का, वो हमने डिफॉल्ट किया। हम ये वाला जो पावर का सर्कुलर डेट था हमारा एनर्जी सेक्टर का, उसके अंदर जितनी कमी का वादा करके ये वाला पैकेज हमें 9 माह का मिला था, वो कमी हम नहीं कर पाए। ठीक है, इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है इस्लामाबाद के अंदर कि हम कोई ऐसी स्टेटमेंट तैयार कर लें जिससे IMF राजी हो जाए। ठीक है, नहीं हो रही। अच्छा, क्या होगा जब आप 3 साल प्रोग्राम के लिए उनके साथ बैठेंगे, वो ये वाला बर्डन भी आपके ऊपर लाद देंगे। इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और इफ लगा हुआ है। अब एक काम करते हैं सर, लेट्स मूव ऑन टू PTI। सर 2-3 बड़ी ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ PMLN की। ये जो इन्होंने इकोनॉमिक अपना बनाया ना, ये काफ़ी प्रूडेंट मैनिफेस्टो है। जब आप देख नज़र आता है कि उन्होंने IMF को दिमाग में रख के बनाया। लेकिन जो सबसे अलामी चीज़ है कि जब आप रेवेन्यूज इंक्रीज की बात करते हो, टैक्सेशन की, तो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में टैक्स इकट्ठा करना है। और जितने इनके टारगेट्स हैं, जो इन्होंने टारगेट दिया है वो 10% से 13% पे ले जाने का है, यानी कि 5 सालों में। यानी हर साल सिर्फ 0.7% ऐड होगा। ये हो ही नहीं सकता अगर इस लो से टैक्स नेट वाइडन नहीं हुआ, तो जो रेवेन्यूज है वो नहीं होगा। मालिक साहब, मेरा आपसे सवाल है छोटा सा, आपकी इस मुद्दे पे गहरी दस्तरस रहती है। क्या नून लीग ने अपने किसी दौर में टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए सीरियस यही तो एफर्ट मैं किए? पूछना चाह रहा था उनसे, क्योंकि सबसे बड़े आते हैं रिटेलर्स, दुकानदार, ये सारे जो नून लीग की बेस है सपोर्ट की। आपको याद है तो मिफ्ता ने 200 रुपए का टैक्स लगाया था महीने का, और क्या हुआ? तो मरियम नवाज ने ट्वीट में उनको फारिग कर दिया था कि आप वापस हटाएं सब कुछ। ये जब टैक्सेशन नहीं बढ़ेगी, अब होगा क्या? मैं एक आम आदमी, उसका टैक्स ऊपर बर्डन आएगा, बढ़ता जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, हर गरीब आदमी का टैक्स है वो बढ़ता जाएगा। पीपल जो दे सकते हैं टैक्स, उनको इनकी गवर्नमेंट टैक्स नहीं करेगी। जो गलती से टैक्स नेट में आ गया उसको निचोड़ देंगे। वो कहते हैं ना बेलने जिसमें गन्ना जाता है। So these are the questions. मेरा ख्याल है SIFC पे बहुत ज्यादा तकिया करके बैठे हुए हैं शायद। तकिया करना पड़ेगा, तकिया करके बैठे हुए हैं। सॉरी, आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर सर, क्योंकि टाइम कम है और अगर हमने तमाम पार्टीज का मंशूर ना चलाया फिर ये भी ज्यादती होगी। अगले घंटे में भी कर लेना। हाँ, ज्यादती वैसे भी कहीं ना कहीं हो ही रही होगी। वैसे कौमी असम्बली की मुद्दत 4 साल, ये भी एक बड़ा इसके पीछे क्या सियासी सोच है, इस पे बात अच्छा, अब तो 3 ही कर देते। हाँ, वजीर आजम 3 को भी 4 साल किया जा सकता है। वजीर आजम बराह रास्त इंतखाब, ये तो उनका ये बहुत डिफरेंट है। एक बहुत बड़ी शख्सियत अभी हालिया में एक यूथ कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे जी, तो वहाँ उन्होंने बात की कि होना चाहिए कि 2.5 साल बाद लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो रिव्यू कर सकें कि अगर हमारी गवर्नमेंट या लोग काम नहीं कर रहे तो घर चले जाएं। मगर उन्होंने कहा कि होगा ये 8 फरवरी को वोट डलेंगे, 8 फरवरी को जमहूरियत आएगी, 8 फरवरी की शाम के बाद कोई अपने हलकों में नहीं जाएगा। तो PTI 4 साल कह रही है और जो 2.5 साल कर सकता है वो बंदा शायद सोचते भी हैं कि 2.5 साल होनी चाहिए। तो 3 साल से भी नीचे की बात है। अगर प्रैक्टिकली उससे यह है कि वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगा। सेनेट मुद्दत 5 साल देखें सर, ये अगर मैं अगर प्रैक्टिकली देखें तो PTI ने इस पे अमल दरामद कर दिया था। 3 साल 7 माह 21 दिन के बाद उन्होंने हुकूमत तोड़ दी थी और वो अगले इलेक्शन के लिए चले गए थे। अमेरिका में भी 4 साल है, चलता है। हाँ, लेकिन वहां पे 4 साल की पहली टर्म होती है प्लानिंग की और दूसरी 4 साल की टर्म होती है इम्प्लीमेंटेशन की। वो इसको यूं लेके चलते हैं। जो पहले से काम कर रहे थे मंशूर पे, कैबिनेट में ऐसे लोग थे जो कहते थे अभी मैं सीख रहा हूं। अली यकसा निसाब उनके मंशूर की पुरानी पुराना है, बिल्कुल ऐसे ही है। अदालती रिफॉर्म्स का उनका कहना बनता है, और अब के बाद तो वो और जरूरी हो गए ना। मेरा पे इशू ये है कि अदालती रिफॉर्म्स हूं या आजादी सहाफत, ये दोनों नुक्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में माजी में कहां खड़े थे
और आप कहाँ खड़े अब हैं? इसकी बहुत जब ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरकार नहीं, बनी थी तो let's आप talk सबको याद बात- होगा एक से बात- कि सहाफियों को मुस्बत मेरा- रिपोर्टिंग मेरा कहा गया एक था। suggestion- इसको हजम करना नजरिए बहुत जरूरत मुश्किल डाले है गए। मेरी एक सजेशन नजरिए जरूरत के मेरी एक डाले। सजेशन है, अगर हमने मैनिफेस्टो सही डिस्कस कहा। करना है ना तो हम अपने अपने तखयलात को जरा काबू में करें। लेट्स टॉक स्पेसिफिक्स, बिल्कुल ठीक है। क्या होना चाहिए क्या नहीं। Exactly. मसलन आपने अदालती रिफॉर्म्स, अगर आप PMLN का मैनिफेस्टो देखें, स्पेसिफिक रिफॉर्म्स हैं, दे आर गुड रिफॉर्म्स जो होनी चाहिए। लेट्स टॉक स्पेसिफिक्स में हम चले जाएं कि कौन सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल मुझे ये बड़ा इंट्रीग करता है जिन्होंने बात किया कि जी डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यस, हमारे सामने सक्सेस मॉडल्स हैं। चीज है definitely. अमेरिका में है, सदर डायरेक्ट इलेक्ट होता है, कांग्रेस अलहदा, सेनेट अलहदा, एंड दे हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप और बड़ा जबरदस्त ओवरसाइट है। तो मुझे तो बड़ा आइडिया लग रहा पसंद है। क्विकली मैं सिर्फ बता दूं, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस वजह से लगी है क्योंकि मुझे नहीं Recently- समझ आ रही कि क्या अचानक से उनको उनका दिल किया कि ये होने चाहिए। उन्होंने भुगती 1 है करोड़ नौकरियां पुराना है। आपको भी रगड़ा लगा। मैंने इसीलिए कहा कर्ज 60% जो है वो GDP का कर्ज हमने जो है उसको नीचे लेकर आना है। मेरा ख्याल है कि इसी से स्टार्ट करते हैं। सर मालिक साहब इस पे जरा क्विक दीजिए कि वजीर आजम की बराह रास्त उसका इंतखाब। देखिए हमारे मुल्क में इस पे दो चीजें आती हैं जी। जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फिर साथ ही हर प्राइम मिनिस्टर चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जुनेजो साहब हो, कि जी मैं क्या करूं, ब्लैकमेल होता हूं, मुझे इलेक्टेड लोगों में। देखिए अमेरिका में जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है बाय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लॉ, उसके पास राइट है 3200 अपॉइंटमेंट्स करता है वो, 3200 प्लस एक्सपर्ट्स लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व हो जाती है कांग्रेस और सेनेट, तो वो बिल्कुल उसके पास कि वो कुल इख्तियार कुली नहीं है। अगर जजेस अपॉइंट करता है तो उसका पूरा एक प्रोसेस है, ओवरसाइट्स हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी की टीम ला सकता है। जिस तरह इमरान खान कहते थे, मियाँ साहब कहते थे, इवन गिलानी साहब कहते थे कि देखें आप लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने तो इनमें से ही वजीर चुनना है। सो अगर कोई भी निज़ाम बुरा नहीं है, अगर एक सुपर पावर चल रही है ना, दुनिया का सबसे बेहतर फंक्शनिंग इकोनॉमी और पॉलिटिकली पावर माइट अमेरिका का अगर एक गवर्नेंस मॉडल चल रहा है तो इसका मतलब भाई मॉडल में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों में प्रॉब्लम है। Exactly. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा एक डिसएडवांटेज होगा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेस्टेड ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो ये इसको सोचना Quickly, चाहिए। बड़ा कोई साहब, आसमानी आपको सहीफा इसमें तो से नहीं कौन है। सा वायबल लग रहा है कि जो हो पाएगा? अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजाना तौर पे हुकूमत आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये आज़ादी सहाफ़त पे और शायद अदालती रिफॉर्म्स में कहीं ना कहीं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये वो कर पाए। ये लग नहीं रहा इंट्रा जैसे- पार्टी सबसे पहले करवा लेंगे आने के बाद फौरन, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। और 1 करोड़ नौकरियां ये भी दे रहे हैं नौकरियां, और नून वाले भी दे रहे हैं नौकरियां, पीपल्स पार्टी भी दे रही है। पीपल्स पार्टी भी। ये नौकरियां जो है मुझे समझ नहीं आ रही है, ऐसी है जैसे 50 लाख घर थे गालिबन। पड़ी हुई है कहीं पे और- आपने पैदा दे दी है। करेंगे? जो पिछला मैनिफेस्टो कहाँ से पैदा करें? मैं यही सवाल है, मैं ये सवाल है। प्राइवेट अच्छा इसमें एक कर्जों बात में है, जकड़े मुल्क जरूरी में- नहीं है कि इनकी हुकूमत आए, हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो वाकई होना चाहिए, अच्छा पॉइंट है। बात जो यह है अच्छा कि कैसे करेंगे, जो दावा किया जा रहा है करेंगे? मंशूर देना आसान है, Exactly. उस पर इम्प्लीमेंट करना मुश्किल। फरवा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लोकल बॉडीज का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और वो MNAs बनते हैं तो उनका काम लेजिस्लेशन करना होता है, सड़कें गलियां ये चीज़ें बनवाना नहीं होता। तो हर पार्टी ने हमें बताया है कि हम जब आएंगे तरीके इंसाफ की उसमें शामिल है कि हम लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकर आएंगे, ताकि जो वो पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऊपर से नीचे तक होती रहे। लेकिन किसी भी पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया है या लोगों के मसाइल को हल करने के लिए नहीं सोचा है। अब जब आप किसी आम आदमी से पूछते हैं कि जी मुल्क का कर्जा कितना है, तो शायद उसे मालूम नहीं होगा, लेकिन उसके घर में पानी नहीं आ रहा साफ, उसे ये पता है। तो जो इमीडिएट आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि फैसिलिटी है, अगर वही प्रोवाइड नहीं की जा रही आम आदमी को, तो उस पर डिस्कशन होना लाजमी है। इसके साथ एक और- हमारे साथ एक अली, और इसमें भी एक- है। एक नुक्ता ले लें, जी, जरा, जी, छोटा जी, सा जी, नुक्ता ले लें। जी, ये जो फिर मैं बतूल की तरफ फरमा आता ने बात की ना, इसमें सबसे ज्यादा लंबरदार लोकल बॉडी सिस्टम की PTI थी, जो KPK को Exactly. मिसाल बना के लोगों के सामने पेश किया करती थी। लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम जब पंजाब की बारी आई, हाँ, और बाकी सियासी जमातों का तो कभी ये ख्वाहिश होती नहीं तो कि अब लोकल एक बॉडीज ट्रेनी को को पावर आपने किया लगा जाए। दिया ना। अली, अगर ये ट्रेनी को नाम आपने- लेवा थे तो ये खुद पंजाब में बेड़ा गर्क क्यों किया इन्होंने लोकल बॉडी सिस्टम? हमें शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन कर लिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बतूल आप क्विक कमेंट दे दें इनके जी, मंशूर पे। मैं मैं वैसे सिद्दीकी की जानी तरफ से बहुत अहम बात की है और इसी वजह से PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, उसको भी डिले करने के लिए इमरान खान ने PTI का कानून भी चेंज किया था। वैसे भी कहना चाह रही हूँ कि ये जो 1 करोड़ नौकरियों की बात करें इस मैनिफेस्टो में, पिछले मैनिफेस्टो में ये नौकरियां 8 मिलियन थी,
वो 8 मिलियन तो नहीं मिली, तो मुझे कॉन्फिडेंस इस पे हैरानी हो रही कि अब 1 करोड़ कैसे दे देंगे। 100 दिनों का फॉर्मूला दिया था ना इमरान खान ने, वो 100 दिन गुजर गए, 5 आपने वजीर खजाना चेंज कर दिए, तो दे लैक्ड होमवर्क, इसमें से कुछ आपके सवाल डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। हमारे पास 3 मेजर पार्टीज के जो मैनिफेस्टो है उसमें एक बहुत बड़ा चंक है जो कि रिलेट करता है इकोनॉमी से। सर वो बिजली सस्ती करना चाह रहे हैं, वो 1 करोड़ नौकरियां देना चाह रहे हैं, मुफ्त इलाज देना चाह रहे हैं सर, और महंगाई को कम करेंगे, तनख्वाहों में इजाफा करेंगे, घर बनाएंगे नहीं, घर का नहीं है शायद। सर ये प्रैक्टिकली क्या हमारी इकोनॉमी उसका साइज इजाजत देगा? स्पेशली नई गवर्नमेंट आएगी, उसको आते ही IMF के पास जाना पड़ेगा कि ये सब कुछ कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे यह कर दूं कि जो तीनों बड़ी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने माजी में पिछले 10-15 वर्षों में या उससे ज़्यादा कभी भी वफाक की सतह पर या सूबों की सतह पर जो कौम से वायदे किए, जो इंतखाबी मंशूर दिए, उस पर अमल दरामद करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उससे 100% तकरीबन इनहराफ किया। और उनको अगर आइन तोड़ना पड़ा तो भी उन्होंने तोड़ा, कानून बदलना पड़ा, कानून तोड़ना पड़ा, वो भी तोड़ा। ये तो रिकॉर्ड पर है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जहाँ पर उनको वाज़ेह अक्सरियत थी सूबों में, वहाँ भी उन्होंने ताकतवर तबकों को मराद देने के लिए आइन भी तोड़ा और अपने जो है मंशूर पर अमल नहीं किया। तीनों पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है कि ये बात सही हो। लेकिन इसमें मैं मिसाल आपको 1-2-3 देता जाऊँ। अभी ये हो रहा है हर बच्चे को हम स्कूल भेजेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं, क्या उन्होंने सोचा है कि वो क्या कह रहे हैं? इस वक्त जो है 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। नंबर 1, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसकी तादाद उनसे कम है, और आइन के 25 अलिफ के तहत ये रियासत की ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को लाजमी और मुफ्त प्राइमरी तालीम दें। तो ये तो 25 से इनहराफ तो शुरू से हो रहा है, और लेकिन ना उस पर सुप्रीम कोर्ट पूछता है, ना कोई और पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि हम हर बच्चे को स्कूल भेजेंगे, तो इसके लिए इस वक्त जो स्कूल प्राइमरी हैं वो तकरीबन जो है 2,60,000 हैं। तो या तो आपको इतने और खोलने पड़ेंगे या डबल शिफ्ट। आपके जो असातिज़ा हैं तकरीबन 5 लाख हैं, उनको दुगना करना पड़ेगा। तो ये तो 2080 तक भी नहीं होने वाला। उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या है कि ये दुनिया में सबसे बड़ी there is some technical issue, we will try to get back to you as soon as possible। फिलहाल तक के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास वापस आऊंगा सर, बिकॉज कोई टेक्निकल ग्लिच आया है। अच्छा, अब अगेन हमारे पास अभी पीपल्स पार्टी है, उस पर भी हमने बात करनी है। उसका मैनिफेस्टो बहुत पहले आया था और बड़ा अट्रैक्टिव मैनिफेस्टो वो लग रहा था। थोड़ा सा सर मैं चाहूंगा कि जी PTI ने जो एक रिफॉर्म की बात की है रजी साहब, ये रिफॉर्म बहुत बड़ा है सर, जिसमें आप मुद्दत कम करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट की, आप वज़ीर आज़म को डायरेक्ट मुंतखब करवाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे PTI का ये मैनिफेस्टो डिपिक्ट कर रहा है कि जो खुद उनके साथ गुजरी पिछले दौर में और उन्होंने जो सीखा वो उसको मैनिफेस्टो में पोर्ट्रे कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ से। ये भी आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को कोई लेजिस्लेशन करना होती थी तो उसे कहीं पे जाके रिक्वेस्ट करना पड़ती थी कि जी MNAs अरेंज कर दें ताकि उस दिन मेरे हक में वोट डल जाए। ये हमने 3 साल 7 माह 21 दिन में, उनका अपना बयान है ये उन्होंने खुद भी कहा, इस बात का एतराफ़ भी किया, हमें नज़र भी आया बीइंग ए जर्नलिस्ट। देखिए ये विशफुल लिस्ट बहुत अच्छी है। आप अगर प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त मुंतखब करना चाहते हैं तो फिर आप इसको सदारती निज़ाम का नाम दे दीजिए, फिर ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं रहेगा। पार्लिमानी निज़ाम और ये जो मतलब कि जो हमने अडॉप्ट किया है वो उसके अंदर इसी तरह ही होगा जिस तरह के हम चल रहे हैं इस वक्त। इसमें रिफॉर्म्स या इसमें रिफाइनमेंट लाई जा सकती है। पहली बात ये उनका ये ख्याल है कि उनके पास एक ऐसा सेलेबल पर्सनैलिटी है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट के अंदर वो कोई ऐसी टीम मुंतखब नहीं कर सके या ऐसे लोगों को नामजद नहीं कर सके कि जो उसी तरह लोगों के अंदर काबिल कबूल होते जैसे कि वो खुद है। तो व्हाई नॉट ही पिच हिमसेल्फ। तो ये उसकी इंडिकेशन करता है ये वाला कि जनाब प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त मुंतखब होना चाहिए। बड़ी लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी हर दफा किसी ना किसी को लानी पड़ेगी, ना पोस्टों को लाना पड़ेगा। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम को मिसकंसीव किया जाता है कि कोई गैर जमहूरी निज़ाम है। ये गैर जमहूरी नहीं है। यहाँ पे इसलिए होता है कि हर मिलिट्री डिक्टेटर ने इसको सॉर्ट ऑफ पुश करने की कोशिश की फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न। ये सिर्फ एक मुख्तलिफ निज़ाम है। अगर अमेरिका का आप सदारती निज़ाम देखें उस पर जितने चेक्स एंड बैलेंसेज हैं शायद हमारे पार्लियामेंट्री निज़ाम में नहीं है। हाउस कमेटीज़ हैं,
कांग्रेस ओवरसाइट एक दूसरे के ऊपर हैं, फिर ये दोनों मिलके प्रेसिडेंट के ऊपर हैं। प्रेसिडेंट की बड़ी क्लियरली डिफाइंड सर्टन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, हर चीज़ बाकी हाउस में जाती है। हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि जब सदारती निज़ाम की बात हो रही है, गैर जमहूरी, पूरी दुनिया बटी हुई है इन दो निज़ामों में। पूरी दुनिया में अगर आप रशिया में भी देख लें, वहाँ पे उनकी अलहदा डूमा अलहदा है, सब कुछ है। सो ये दो जमहूरी निज़ाम है, फैसला हमें करना चाहिए क्या हमारे मुल्क को पाली निज़ाम ने वो डिलीवरेंस दी है? अगर नहीं दी 75 साल में तो सारा इल्जाम पिंडी पे डालने के बजाय ये जो मालिक साहब जो मिसाल दे रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन बसात एहतराम सर, जमहूरी निज़ाम को चलने कब दिया गया है? हमारे हमसाए में जमहूरी निज़ाम जब चला है तो डिलीवर कर रहा है, अच्छा लगे। मरियम नवाज खिताब कर रही है, मुझे कहा गया आपको रोकने के लिए। मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही है। जलसों का सिलसिला जारी है और यही इंतखाबात की रौनक होती है, यही इंतखाबात का जो माहौल होता है उसी से सजता है। लेकिन मैनिफेस्टो आज डिस्कस हो रहा है, आज बात हो रही है कि इन पार्टीज़ के मंशूर क्या हैं। सियासी जलसों में बड़ी सियासी बातें की जाती हैं, सियासी नारे लगाए जाते हैं और वो बाद में ये भी कह भी दिया जाता है वो तो सियासी नारा था अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके जोशो खरोश को उभारने के लिए। लेकिन अवाम ने इन्हीं सियासी नारों पर, इन्हीं मंशूर के दावों पर आस लगाई होती है। वो आस जो है क्या ये पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? हमारे पास इससे पहले जो हमने मंशूर डिस्कस किया आगाज़ में दोस्तों, वो नून लीग का मंशूर था। हमारे सामने इस वक्त आ चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर, पीटीआई का मंशूर हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, दोबारा भी करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या दावा करती है जनाब? कह रही है कि तनख्वाहें डबल कर देंगे, ठीक है, लाखों नौकरियां देंगे, कोई फिगर नहीं दिया, 1 करोड़ नौकरियों की बात नहीं की है, लाखों नौकरियां देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है गालिबन कि मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन अगेन एक कोटा होगा जिन जिनको ये बिजली मुफ्त मिलेगी। 30 लाख घर दे रहे हैं। अच्छा, बाय द वे इनका दावा ये है, 300 यूनिट तक का है मुफ्त। हम उस पर डिस्कस करेंगे कि वो उसकी फिगर कितना है। लाखों घरों की बात ये करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, और दावा ये भी करते हैं कि सिंध में जब सैलाब आया तो हमने लोगों को घर बना के दिए, हमने प्रैक्टिकली वो करके दिखाया। जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, ये एक ऐसा नारा है जो कि सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पता नहीं इस पर ये अमल करेंगे या नहीं करेंगे। बलदियाती इदारे और शहर शहर यूनिवर्सिटियाँ, किसान कार्ड इजरा, यूथ लोन कार्ड, कंपैरिजन भी करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह इन तमाम मैनिफेस्टोज का। जामी साहब कैसे देखते हैं आप? मेरा ख्याल है मैनिफेस्टो जिसका भी आप देखेंगे एक से बढ़कर एक दीदा जेब नजर आएगा, आपको दिल लुभाने वाला नजर आएगा, बड़ा मजेदार लगेगा। लेकिन जब उसके कंटेंट पे जाएं और उसकी पॉसिबिलिटी पे जाएं, वायबिलिटी पे जाएं, तो काउंटलेस सवाल खड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर ये 30 लाख घर कैसे बनेंगे? मिसाल के तौर पर तनख्वाहें डबल कैसे होंगी गिवन इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज में और IMF के साथ रहते हुए? मिसाल के तौर पर ये लाखों नौकरियां ये दे रहे हैं, नून लीग करोड़ दे रही है, उसका मुझे बंदोबस्त नहीं बताते कि कौन सी इंडस्ट्री खुलेगी, क्या सिस्टम होगा जिसकी वजह से नौकरियां, क्या सरकारी खाते में नौकरियां देंगे? सरकारी इदारे तो पहले दिवालिया उनका निकला हुआ है। अहम तरीन बात है जनूबी पंजाब सूबा, इसमें मां सिवाय नून लीग के पीपल्स पार्टी हो, PTI हो या इलाकाई जमाती हो, उनका फोकस हमेशा सूबे पर रहा है। पिल्लैट के सरबराह ने अगले दिन एक किताब लिखी है, रजी साहब ने भी देखी होगी, वो जो हालिया 14 सर्विस के ऊपर उन्होंने इलेक्शंस के ऊपर लिखी, उसमें उन्होंने एक मशवरा दिया है कि पाकिस्तान का इशू सूबे बनाना या निज़ाम तब्दील करना नहीं है। आप यूं कर लें कि जो जितने भी डिवीजन्स हैं उनको सूबाई इख्तियारात दे दें, सही, उससे पाकिस्तान का नज़्म नस्क को एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो जाएगी, एम्पावर हो जाएगी और इकाइयों की सूरत में सूबे साथ चल सकेंगे। पूरी दुनिया में छोटे छोटे सूबे बना के ही मामला हल किया जाता है। एक पूरा पंजाब इतना तूल अर्ज़ पे फैला हुआ है, लेकिन अगेन इस इशू को खड़ा करके आप पार्लिमान में एक नई डिबेट को जनरेट करेंगे और अब ये वहां तक आन पहुंचा कि कोई भी सियासी जमात शायद इसकी मुखालफत ना कर सके। अच्छा। मेरी दिलचस्पी ये होगी कि जब ये मामला पार्लिमान में जाएगा तो हाउ वुड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिएक्ट? मेरा ये ख्याल है अली साहब, ये जो जनूबी पंजाब सूबा है ना जी, ये नारा मंशूर में इतनी मरतबा आ चुका है पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पे, और अब ये ऐसे लगता है कि जो ये मंशूर में देते हैं लोग इसको सीरियस भी नहीं लेते। जनूबी पंजाब, हाँ, जनूबी पंजाब इस बात को सीरियस क्यों नहीं लेते कि जब ये खुद मौजूद थे तब क्या हालात थे, एक बात ये, और ये संजीदगी से कितनी मरतबा इन्होंने क्या एफर्ट्स किए हैं। PTI के दौरे हुकूमत में आपको पता है एक पूरा सेक्रेटरीट बना था साउथ पंजाब का, और इसमें भी फिर अलहदा बहस रही। जो इनके वो चीमा साहब थे जो अलाई थे इनके भावलपुर की तरफ, कुरैशी साहब मुल्तान की तरफ, तो ये वो लेकिन नारा है जो बात है उनको एक
जनूबी पंजाब से पीटीआई को, शायद ये भी उनकी मजबूरी हाँ, थी। लेकिन वो उसको अमली तौर पे कुछ ना कर सके। मेन सेक्रेटेरिएट कहाँ बनेगा, बड़ा झगड़ा हुआ यही था। वाला यही झगड़ा था। तो इसकी कोई अभी खदोखल तय ही नहीं हुए, ये सिर्फ वैसे ही है कि मंशूर में दे दिया जाए और जनूबी पंजाब से वोट लेके गवर्नमेंट बनाई जाए। फरवा, अच्छा, ये जो दोनों पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बड़ी जमातें हैं, इनके मंशूर जो है मुझे लगता है कि इम्प्रेस्ड हैं फ्रॉम पीटीआई। इन्होंने भी करोड़ नौकरियां, या इन्होंने तो अभी नौकरियों का जिक्र नहीं किया, लाखों बताई हैं, कम ही बताई हैं, और घर बनाना और ये सारा कुछ, तो आई थिंक ये पीटीआई इसकी पहले बता चुकी है। मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये कि मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे। आपको याद है कि खान लंगर खाने, दूसरे लंगर खाने, हाँ, मतलब लंगर खाने तो वो एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि किसी की मदद करनी हो तो उसे मछली पकड़ना सिखाओ, उसे प्लेट में सजी सजाई ना दो। तो दूसरा मेरा पॉइंट ये जो बड़ा मुझे लगता है कि डाउटफुल है, जिसके लिए मैं शायद इसको बाय नहीं करूंगी, वो ये है कि 44% बच्चे सिंध में 15 साल की हुकूमत के बाद स्कूल नहीं जाते। आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो तालीमी निज़ाम है उसमें बेहतरी आए? और जब आप तालीम ही नहीं दे रहे हैं, 44% बहुत ज़्यादा रेशो है, और फिर आप नौकरियों की उस पर बात कर रहे हैं, तो आप कैसे जनरेट करेंगे? अगेन, क्या आप कोई बाहर से इंडस्ट्री लेकर आएंगे, कोई नई इंडस्ट्री पैदा करेंगे, जो बाकी जो मौजूद हैं उनको कैसे ठीक करेंगे? तो मेरे लिए दोनों बड़े डाउटफुल हैं। लेकिन अली, एक चीज आई थिंक वी शुड बी फेयर, ये जो मंशूर होते हैं ना, ये ब्रॉड स्ट्रोक्स होते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ हमने पहुंचना है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, द डेविल लाइज इन डिटेल। अभी डिटेल्स ना ऐसे आती हैं, डिटेल्स आती हैं जब जिन्होंने बनाया हुआ है वो डिटेल्ड प्रोग्राम आके डिस्कशंस करें, सब कुछ करें। सो आई थिंक हमें थोड़ा सा ही रखना चाहिए कि ये तो इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स दे दिए, ठीक है, पहुंचना कैसे है वो अब थोड़ा सा जब कुछ मिसिंग है, अब इसमें रिफॉर्म मिसिंग नजर आ रहा है, काफी कुछ है, बस कोई रिफॉर्म नहीं नजर आ रहा। पीपल्स पार्टी में मसलन 2-3 चीजें बड़ी मिसिंग हैं। कभी इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं, अभी जरदारी साहब ने ओपनली कह दिया कि हमने बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट नहीं करना। अच्छा, और फिर रिवाइवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2.25 ट्रिलियन से ज़्यादा एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, हर साल 600 अरब का टीका लगता है। फिर एट द सेम टाइम उन्होंने वो भी बात ठीक की है कि अगर हम 18 डिविजन्स बंद करते हैं तो हम कोई 400 अरब वहाँ से निकालते हैं, बट 400 अरब डजंट कॉम्पनसेट फॉर 600 बिलियन। कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आई थिंक अगर हम ये देख लें कि किसका मैनिफेस्टो ब्रॉडर स्ट्रोक्स में इन लाइन विद नेशनल लीड्स एंड एस्पिरेशंस हैं, we could judge it better. And because details अभी किसी ने नहीं दी। Who would you vouch for then? किसी ने नहीं। तीनों में से अब तक एक बात में मुझे फ्रैंकली अभी तक सबसे ज्यादा डिटेल जो नजर आई है ना, वो PMLN के। अच्छा, लेकिन एक चीज है, एक सवाल है मालिक साहब से। सर, आप जब ये ब्रॉडर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं और अमेरिका के निज़ाम की भी बात आप करते हैं दलील के तौर पर, तो वहाँ क्या जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने मंशूर के ऊपर डिबेट नहीं करते इस अंदाज में कि कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? और एक हमें नून लीग के रहनुमा इकबाल जफर झगड़ा साहब ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। सर, मैं बहुत मशकूर हूँ आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पैनल भी है। सर, मोहम्मद मालिक साहब हैं, हमारे साथ बतूल राजपूत हैं, अजमल जामी साहब हैं, फ़ारूक बड़ाइश साहब, फरवा साहिबा हैं, और हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं वो सब आपसे सवालात करेंगे। अच्छा, अब बेसिक सवाल ये है सर, जो कि नून लीग के हवाले से है सर, बहुत एक यूँ कह लें कि ह्यूमन पीपल फ्रेंडली ये एक आपका मंशूर है और सबका होता है, लेकिन कहा जा रहा है इसमें प्रैक्टिकलिटी का आंसर कम है। जैसे अगर मैं आगाज़ करूं कि यहाँ पे आप महंगाई 10% कम करेंगे, तनख्वाहें आप बढ़ाएंगे, 1 करोड़ नौकरियों का दावा जिसका मजाक बनाया करते थे आप, जब इमरान खान के लोग जो है वो आके बात करते थे, आप कहते थे कहाँ से देंगे, तब इकॉनमी की हालत इतनी बुरी नहीं थी। आज टुडे इकॉनमी इज इन शैम्बल्स राइट नाउ, तो बिजली सस्ती करेंगे। सर, ये कोई टीम है आपके पास? आई एम टॉकिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम इसहाक डार साहब, कोई ऐसी टीम है आपके पास जो इसको जो है प्रैक्टिकली करके दिखा दे? सर, डार साहब से तो नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया और बहुत अहम मौजू है आज का। मैं सब अपने यहाँ पर आपके साथ जो बैठे हैं मेरे मेहरबान, उन सबको सलाम पेश करता हूँ। और जो आपने बात की या ये रिपीटिशन शुरू हो गई है बीच में,
अच्छा, ये रिवर्ब खत्म करें जी। डिस्टर्बेंस आ रही है। जी जी जी, इसको फिक्स करवाते हैं, इसको फिक्स वापस आते हैं सर, इसको प्लीज फिक्स कीजिएगा झगड़ा साहब की आवाज को। ऐड करना चाह रही हमने देखा पीटीआई का जो मैनिफेस्टो है उसमें हम बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देख रहे हैं। अब तक मतलब वजीर आजम को डायरेक्ट अच्छा, इलेक्ट यहाँ से करवाना और किसी में नहीं है फिलहाल। ये एक नुक्ता है, फरवा आप कुछ कह लें फिर मैं आप मुकम्मल कर लें, मैं आता हूं, आप मुकम्मल कर लें जी। मैं अली में बस ये कहना चाह रही थी कि चूंकि हम बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं कि कहीं हमें रिफॉर्म्स मिल जाएं और हमें नहीं मिलती रिफॉर्म्स, तो हमें पीटीआई का वो नुक्ता इंप्रेस कर रहा है। लेकिन उसमें भी अगर आप उनके मैनिफेस्टो में देखें तो एग्जैक्टली जो प्रपोज कर रहे हैं डायरेक्ट इलेक्शन, हाउ वुड दे मेक इट ट्रांसपेरेंट, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे एड्रेस करेंगे वो नहीं मिले। लेकिन मैं काम किया होगा एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी चलो रिफॉर्म्स का लफ्ज तो नजर आया। पाकिस्तान के किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में आपको रिफॉर्म्स उस तरह से इतने एक्सप्लेन वे में नजर नहीं आएंगे। पार्टी के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए जी। और मैं लेकिन मैं साउथ पंजाब के बारे में फरवा प्लीज ये कहना चाह रही हूँ कि साउथ पंजाब का 57% है निगलेक्टेड है। कौन से पॉलिटिकल पार्टीज आपको कौन सी साउथ पंजाब इज 32%। 32% सॉरी जी आदिल साहब आ गए। जी आदिल साहब आ गए, डायरेक्टर नॉर्थ एक न्यूज मोहम्मद आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपके कीमती वक्त का। मैनिफेस्टोस की बात हो रही है भाई साहब, मैं आप अगर सवाल करना चाहें सवाल भी कर लें, बिकॉज मैं चाह रहा हूं कि आप जो है बड़ी देर से खामोश है सर। मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो पे अगर आप कमेंट करें, मैं एक अपना यहाँ पे सिर्फ एक सवाल कर दूं, इस मैनिफेस्टो के अंदर आपको ऐसा फील नहीं आती इट्स मोर अबाउट लोगों को वही मछली का आदी बनाना जी, रादर देन कि आप मछली पकड़ना सिखाएं। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी जिस बात का क्रेडिट लेती है वो ये है कि वो पीपल फ्रेंडली हैं। जब भी वो इक़्तिदार में आई, आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के तीनों इक़्तिदार देख लीजिए दोनों उस दौरान, और ये जो 2008 से ऑनवर्ड वाला है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑलमोस्ट डबल की हैं उन्होंने 5 साल के अंदर, नंबर 1। उसके नतीजे में जो इन्फ्लेशन आई वो एक अलग बहस है। और उन्होंने एग्रीकल्चर आउटपुट जो होते हैं जिसके अंदर गंदम बेसिक स्टेपल फूड है आपका, उसकी प्राइसेस रेज करते हैं, किसान के पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो फार्मर के पास चला जाता है इन शेप ऑफ दैट। तो वो इसलिए अपना पीपल फ्रेंडली वाला जो टच है वो उन्होंने इसके अंदर बरकरार रखा है। ये बताता है कि ये पीपल्स पार्टी का बजट है। मतलब कि अगर आप मैनिफेस्टो है, सॉरी, उसको मैनिफेस्टो को पढ़ें तो उसमें से ये बात उभर के सामने आती है कि पीपल्स पार्टी की है। लेकिन एक बात जिसके ऊपर हमारे अहबाब जो थे वो अब तक बहस करने में मसरूफ थे कि 10 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ नौकरियां कैसे पैदा होंगी। जब डॉलर 104 का था तो मैंने एक जगह पे पढ़ा कि 1,80,000 पाकिस्तानी एक हाथ से, मैंने पूछा जाके ना पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट से जी, क्विकली सर, ये जो आप कहते हैं कि नौकरियां इतनी पैदा करेंगे कैसे होंगी, उन्होंने कहा हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर 1,80,000 रुपया एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर होता है तो हम ये फर्ज कर लेते हैं कि एक नौकरी पैदा होगी। अच्छा, नहीं, अब सॉरी आई हैव टू रीच आउट टू माय गेस्ट एज वेल। मोहम्मद आदिल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, और इकबाल जफर झगड़ा साहब अगर मुझे सुन पा रहे हैं, वो अपने बजट नकल अभी आदिल साहब। अच्छा, फिलहाल आदिल साहब शुक्रिया आपका। ये अब मैनिफेस्टोस पे हम बात कर रहे हैं अगेन, ये बड़ा एक डिलेमा है, एक आयरनी है कि हमारे यहाँ आज भी मैनिफेस्टोस को सीरियस नहीं लिया जाता। हम फिर भी वोट तभी देंगे अपने उस कैंडिडेट को जब वो बड़े माइक्रो लेवल पे आके चंद वादे करके जाएगा, हमें कुछ सड़क का वादा कर देगा, किसी इलाके में बिजली का वादा कर देगा। आपको लगता है कि ये जो मैनिफेस्टोस अब दिए गए हैं, अवाम में इतना शऊर आ चुका है कि हम इनको सीरियस लेना शुरू कर देंगे? और अगर मैं कंपैरिजन करने का कहूँ सर आपको, अमंगस्ट ऑल 3 मेजर पार्टीज, इनके मैनिफेस्टो में आपको सबसे ज्यादा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव जो तमाम एरियाज को कवर करता हो, वो किसका मैनिफेस्टो लगा? देखें, तीनों जो पॉलिटिकल जमातें हैं उन्होंने पॉपुलर स्पीकर में आवाज दीजिए जो है वो उन्होंने पॉपुलर जो है वो मंशूर देने की कोशिश की है। जो कोई प्रॉपर रोड मैप जो है वो इसमें हमें नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने जो मुफ्त बिजली देने की बात की, तो मैं एक रिपोर्ट का हवाला यहाँ पे देना चाहता हूँ पावर डिवीजन की, जो उनकी पूरी वर्किंग है इस हवाले से, कि जो सोलर सिस्टम की बात की जाती है, और पाकिस्तान में आजकल हम देख भी रहे हैं कि सोलर सिस्टम लगाया है। पावर डिवीजन ये कहती है कि जितने हमारे कंज्यूमर जो हैं, जो सारिफ हैं, वो इस पे सोलर पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो उसका जो सर्कुलर डेट का जो असर है वो बाकी सार पर ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि जो बाकी बिजली जो कुछ लोगों के लिए सस्ती हो रही है सोलर की वजह से,
और जो उसका बर्डन है वो बाकी जो है वो सार्फिन है वो उन पे उठा रहा है। तो एक तरफ आप सस्ती बिजली और सोलर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली का जो हुजम है वो बढ़ रहा है, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसकी वजह से बर्डन बढ़ रहा है। दूसरा, जहां तक नौकरियों की बात है, वसाइल पैदा करने के वाले से अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई रोड मैप नहीं दिया। कोई PIA समेत कोई 15 के करीब ऐसी जो इदारे हैं जो ब्लीडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अरबों रुपए जो है वो हर साल जो है वो खसारे में जा रहे हैं। तो इस तरह का कोई रोड मैप जो ग्राउंड रियलिटीज है, आपने वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मालिक साहब। एनर्जी एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा हमारे डेफिसिट, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट या बजट डेफिसिट मोस्टली जो हमें इसका सामना करना पड़ता है, उसमें बहुत बड़ा चंक ले जाता है। उसमें किसी ने रिफॉर्म की बात नहीं, उसने किसी ने ये नहीं कहा कि यार हम लाइन लॉसेस को कम करेंगे, हम थेफ्ट को कंट्रोल करेंगे, सस्ती कर देंगे। हालांकि हम ये कर लें तो शायद बहुत बचत हो जाए। में वाले जी कि किस तरह डार साहब ने आके स्कटल की थी, डील हुई नहीं, चीजें बिकने पे तैयार थी और डार साहब ने आकर नहीं अनपॉपुलर डिसीजन की ना करो। अच्छा, बात ये है कि हर मैन मेड प्रॉब्लम का मैन मेड सोल्यूशन होता है, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होती है। ये कोई इतने अनहोने सिचुएशंस नहीं है। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया भी है। जिस मुल्क में अगर IPPs 12 साल हीट ऑडिट ना होने दें, हीट ऑडिट वाज जब आप उससे इस्टेब्लिश होना था कि रियल कैपेसिटी क्या है प्रोडक्शन की, कितना आप इनफ्लो आपका ऑयल का, और ये आपको पास थ्रू होता था खर्चा कि जी इतने का फर्नेस ऑयल जल गया, इतनी हमें की है, वो हीट ऑडिट वुड हैव डन दैट। इस मुल्क में एक हाई कोर्ट के स्टे पे 12 साल वो चलता रहा, फिर एंड में मुकमुका हो गया आपस में, अब नए एग्रीमेंट्स अपनी जगह आ गए। ये एनर्जी सेक्टर सबसे पावरफुल माफिया है इस मुल्क का। एग्जैक्टली उसको क्या ये टेक ऑन करेंगे? अभी आप एक जुमला ले, अभी आप एक शुक्र अदा करें कि IPP के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें डॉलर की रेट फिक्स्ड है। एग्जैक्टली, अगर ये ना होता तो पता नहीं अवामुन नास का क्या। झगड़ा साहब अगेन सर, नहीं वो भी रुपए से डॉलर में हुआ, क्यों उसमें भी अरबों का आपका मंशूर बड़ा लुक्रेटिव है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक अपील, बट उसमें प्रैक्टिकलिटी के सवालात उठते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। पार्लियामेंट पूछे 4 साल होनी चाहिए। तो सर ये वो मैं उस पे आता हूं सर। आपने IMF के पास जाना है, मजीद कर्जा उठाना है, तो कैसे सर बिजली सस्ती करेंगे, तनख्वाहें बढ़ाएंगे, और नैब खत्म करना चाह रहे हैं सर आप, बहुत तंग है नैब से सर। झगड़ा तो निकाला नहीं। देखिए जी, बात यह है कि इससे पहले कि मैं ये आपकी बात का जवाब दूं, उससे पहले एक बात बीच में आई और वो ये थी कि आवाम में शऊर पैदा हुआ है इस बात का कि वो सबके मंशूर को देखकर कुछ उस पर कमेंट्स भी कर सकें और कुछ राय भी दे सकें। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आवाम में यकीनन इस वक्त इतना शऊर पैदा हो गया है कि आज आपका आम आदमी जो ऑन द स्ट्रीट है वो आपसे सवालात करता है कि आखिर ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। और हम आवाम कहते हैं कि हमारी हालत को देखें, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, रोटी कपड़े मकान की बात जो है वो बिल्कुल बात तो हो जाती है लेकिन अमल नहीं होता उस पर। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो आवाम के बिल्कुल इसमें शऊर में आ चुकी हैं और वो अब आपको ये नहीं करने देंगी कि जी आप एक मंशूर बना लें और उनको पेश कर देंगे जी ये हम करेंगे। नहीं, वो कहते हैं हमें करके दिखाओ, एंड दिस इज व्हाट मियां नवाज शरीफ इज एंश्योरिंग। आपने इन द पास्ट देखा होगा कि हमने हर एक छोटा सवाल है जो मालिक साहब बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सवाल है जो मालिक साहब का नुक्ता बड़ा अहम और दिलचस्प है। क्या आप सारे फरमाए कि क्या पार्लियामान की मुद्दत 4 साल होनी चाहिए? और आप भी सवाल अपना दाग दें। और इसके साथ ये भी नथी कर लें कि सर के जो साउथ पंजाब है वो पंजाब का 57% है इन साइज और 36% है इन पॉपुलेशन, और आप नए हैं PMLN की, आपकी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। कभी कोई सियासी जमात इन इलेक्शंस में, इससे पिछले इलेक्शंस में या उससे पिछले इलेक्शंस में कैंपेनिंग में एक्टिव क्यों नहीं होती, सिर्फ सूबा बनाने का वादा क्यों कर देते हैं? झगड़ा साहब क्विकली सर। जी देखिए जी, साउथ पंजाब की बात मैं इनसे ये नहीं कहूँगा कि ये जो बात कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल साउथ पंजाब में बहुत कुछ होने वाला है। और आपने सुना होगा, ये कल की बात है या परसों की,
कि वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा जलसा किया है, उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने तो लाहौर या पंजाब में इधर पाकिस्तान में जो कुछ किया लाहौर और पंजाब को देख लें तो मैं इस साउथ पंजाब को भी इंशाल्लाह मिनी लाहौर बना के दिखाऊंगा। जामी साहब के सवाल का जवाब भी दे दें सर। कुछ मैंने सवाल पूछो, बड़ा अवामी जामी साहब वाला सवाल है सर कि ये जो पीटीआई प्रपोज कर रही है कि पार्लियामेंट की मुद्दत 4 साल होनी चाहिए, कैसा लगा सर आपको ये प्रपोजल? देखिए जी, दे हैव द राइट टू प्रपोज, प्रपोजल्स तो सबकी हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 5 साल का जो अरसा है वो बड़ा रीजनेबल अरसा है। उसमें आपकी जो जमात आती है उसको पहले फर्स्ट 2-3 इयर्स जो है वो अपने पॉलिसीज को बनाना और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसको फील्ड में लेकर आना, इसमें टाइम जरूर लगता है। तो ये 4 और 5 साल की बजाय के बाद हम 4 साल करें या 5 साल करें, बट वी शुड इंश्योर कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो। चलें ठीक है, जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फरवा, अब बात यह है कि सुनने में जब महबूब के सामने दावा किया जा रहा होता है चांद तारे तोड़ के लाया जाने का, अब भेड़ा साहब कह रहे थे कि चलो कम से कम आवाम में शऊर तो आ गया, वो सीएम से पूछेंगे कि भाई आपने क्यों नहीं कुछ किया, लेकिन जब वादा ही चांद और तारे तोड़ के लाने का है तो वो तो फिर इम्पॉसिबल है ना, वो तो हो ही नहीं सकेगा। क्या इनमें से अभी तक जो हम पहले बात कर तीनों में से हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं, सबसे जामे मंसूबा किसका लगा है आपको? देखिए, ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक बड़ा ही खूबसूरत तरीके से अपना मैनिफेस्टो दिया है, बाकी दोनों जमातों ने भी दिया है, उनका टू दी पॉइंट है, बुरा वो भी नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ से इख्तलाफ तमाम जमातों के मैनिफेस्टो से, वो ये है कि जब हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो हम पिछली कारकर्दगी को मद्देनजर रख के करते हैं। जैसे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ नौकरियां दोबारा आ गई, तो मुझे अगर कोई सवाल करेगा तो मैं पूछूंगी कि वो 1 करोड़ नौकरियां, वो 50 लाख घर कहाँ पर हैं, और वो जो आपने कहा था कि महंगाई की शरह में कमी लेकर आएंगे, तो वो कैसे लेकर आएंगे? लोकल बॉडीज़ का जिक्र नहीं है, तो वो आपको उसको कैसे पावरफुल करेंगे? दूसरी चीज़ ये है कि यही चीज़ आई वुड लाइक टू आस्क नून लीग एज वेल कि यहाँ लोकल बॉडीज़ के लिए आप लोग क्या करेंगे? या आप जब बात करते हैं कि इमीडिएट आपको रिलीफ मिलेगा, तो आवाम अगेन जो ये चीज़ मांगती है वो ये मांगती है कि एक तरफ से आप पेट्रोल की कीमत को नीचे लेके जा रहे हैं, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल नीचे जा रहा है, तो उसका असर आप आवाम तक पहुँचा रहे हैं, विच इज़ गुड। बट वट जो आप बिजली के साथ कर रहे हैं, 50 रुपए का 1 यूनिट अभी है, आप आकर उसको 48 का कर दें या 45 का कर दें, और पेट्रोल की कीमत आप जो है उसको कंटिन्यू करें, लेकिन जो महंगाई की शरह बढ़ जाती है मार्केट में, यानी जो चीज़ मैं एक चीज़ लेने जा रही हूँ, पेट्रोल महंगा होने के बाद, बिजली महंगा होने के बाद वो बढ़ गई है, वो नीचे नहीं आ रही। तो ये जो चीजें हैं इसको कैसे ओवरकम किया जाएगा, जिसको अब तक हमने डिस्कस नहीं किया, मुझे समझ भी नहीं आई उसकी। बड़ा ऐसा पाकिस्तान को नवाज दो, नहीं वो नवाज, ये तो अच्छा है ना, पाकिस्तान को उन्होंने अपने कायद के नाम से और साथ में नवाज दो लफ्ज भी अच्छा है। क्या नवाज दो? नवाज को नवाज से नवाज, पाकिस्तान को नवाज से नवाज करके दो यार, नवाज शरीफ। अच्छा एक बात, एक बात ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर इन सबसे बेहतर क्यों है? बेहतर इसलिए है कि सबसे पहले इसकी मंशूर कमेटी बनती है, उसको इरफान सिद्दीकी साहब लीड करते हैं, और उसमें जितने एक्सपर्ट्स रखे गए, नीचे जो जैली कमेटीज़ बनाई गई, एनर्जी का अलहदा बनाया गया, एग्रीकल्चर का अलहदा बनाया गया, 35 कमेटियाँ आई, मीडिया की अलहदा बनाई गई, IT की अलहदा बनाई, यानी ये कमेटियों ने मिलकर अपनी वो तजावीज़ दी हैं, इन लोगों ने इसको कंपाइल किया है। और मैंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मंशूर इतनी मेहनत से और इतना वक्त लगा के तैयार करते हुए पहली मरतबा देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, शायद उनके पास वो एक्सपर्ट्स भी गायब हो गए हैं। अगर आप देखें कि शीरी मजारी, असद उमर, ये लोग हुआ करते थे, अगर काम किया करते थे। अच्छा, अब मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है, सादा जवाब सुन। अगर आप पूछे इन जितने मंशूर आपने पेश किए उनमें सबसे ल्यूक्रेटिव या बेहतर कौन सा, मेरा जवाब सुनिएगा आप,
मेरा जवाब ये है कि जमात इस्लामी का। चाहे आपको उनकी सियासत पसंद हो, हम कल डिस्कस कर रहे हैं, उनके यहाँ मंशूर में चाहे आप उन्हें वोट दें ना जामे है, और जामे बहुत छोटा लफ्ज है जनाब, उन्होंने उन सेक्टर्स को टच किया है जो इस दौर के तकाजे हैं, चाहे वो आईटी की तालीम हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के इशू। अच्छा, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, आई एम सॉरी सर, हम्बली माय हम्बल अपॉलजीज, आप जमात इस्लामी के माय दोबारा हम्बल अपॉलजीज, आई हैव टू स्टॉप हियर। मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है जी, और चूंकि हमने रोजाना हल्के भी कवर करने हैं और ये बहुत जरूरी है, तो अगर मेरा मार्क ठीक है जी, तो मुझे मेरा कैमरा भी मेरे सामने है, मैं बताऊं नाज़रीन, ये है NA 241। जी नाज़रीन, डॉक्टर फारूक सत्तार MQM, खुरम शेर जमान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता यूं कह लें, वो इसके होंगे जी। पोलिंग स्टेशन होगा, इसके जो टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन हैं वो होंगे 234। अच्छा, अब जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद है 4,62,512। अहम इलाके इसमें कौन कौन से आते हैं वो भी आपके सामने आ चुका है जनाब। आराम बाग, रेलवे कॉलोनी, ब्रंस रोड है, जोड़िया बाजार है, फिर पाकिस्तान चौक है, PNT कॉलोनी है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट है जनाब। अच्छा, ये बेसिकली पुराना हल्का है NA 247। 2018 में नाज़रीन इस हल्के से तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी ने डॉक्टर फारूक सत्तार को शिकस्त दी थी। तो ये वो हल्का है जो कि इस वक्त जहाँ पे बड़ा जोड़ पड़ने जा रहा है, आपके सामने हम दिखा भी रहे हैं आपको। अब बेसिकली ये इलाके हैं जो आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। आराम बाग है, रेलवे कॉलोनी है, जोड़िया बाजार है, 234 टोटल इसके पोलिंग स्टेशन होंगे। इन अहम इलाकों में बड़ा कांटे का मैच पड़ने जा रहा है और वी विल बी विटनेसिंग ऑल द कंटेंडर्स इन द फील्ड। इसकी अहमियत कितनी है इंशाल्लाह इस पे भी हम बात करेंगे। एक न्यूज़ का ये प्लेटफॉर्म आपको हर तरह से आगाह रखे हुए है और हमारी कोशिश है कि उसको मज़ीद आसान करके आपको बताया जाए, इसीलिए आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। NA 241 के जो बड़े कंटेंडर्स हैं वो खुरम शेर जमान होंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार होंगे। अगेन ये एक बहुत कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। माजी के इत्तेहादी आज एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है नाज़रीन इसी अहम हल्के के हवाले से, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ का हल्का NA 241 अहमियत का हामिल। मजमूई तौर पर 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। हल्का डिफेंस, क्लिफ्टन, पाकिस्तान चौक समेत दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,62,512, जबकि पोलिंग के लिए 234 स्टेशन कायम किए गए। हल्के में मसाइल जूं के तूं, सड़कें टूटी, सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, पानी है ना ही बिजली। हल्के के मुकीनों का कहना है कि जिनको वोट दिए वो दोबारा हल्के में नजर नहीं आए। हमारे इलाके में तो बहुत सारे मसाइल हैं, गैस के भी मसाइल हैं, पानी के भी मसाइल हैं। पानी आता नहीं है, पानी के जो है यहाँ पे टैंकर डलते हैं, टंकियाँ डलती हैं। यहाँ पे पानी का एक तो सबसे बड़ा मसला है, कचरे का यहाँ पे कोई वो नहीं है देखने वाला कि क्या हो रहा है। पानी का सबसे मेन मसला है, क्योंकि पानी यहाँ आता है 20 मिनट, उसके अलावा पानी के लिए भी टंकियाँ चल रही होती हैं पानी की। यहाँ पे कोशिश है कि अच्छी हुकूमत है ताकि लोगों को आसानी हो। NA 241 से MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार एक बार फिर मैदान में हैं। कहते हैं हल्के के मसाइल को MQM पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। NA 241 हमने जीता भी है और हमें हराया भी गया है, लेकिन इस मरतबा डिफेंस और क्लिफ्टन के जो रेजिडेंट्स रहने वाले वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि भाई उन्हें एक ऐसा उम्मीदवार दिया गया है जो कि 30-35 साल से मुसलसल सियासत में है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा चार्ज या इल्ज़ाम नहीं है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग का दावा है लोगों का माइंडसेट तब्दील हो चुका है, वो उसी को वोट देंगे जो उनके मसाइल हल कर सके। सिंध गवर्नमेंट पहले भी हमारी थी, अब भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे मेजॉरिटी, और मेयर भी हमारा है नाज़िम। फिर वाटर बोर्ड के, कैंटोनमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वगैरह मुंतखब हो के हमारे लोग आए हैं, काउंसलर सब ज़्यादातर हमारे हैं। तो मेयर कराची का पहली बार हिस्ट्री में पीपल्स पार्टी की मुर्तज़ा वहाब आया है, तो अब हम काम करवाने की पोजीशन में हैं। कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ का हल्का NA 241 के मुकीन आइंदा इलेक्शन में भी इलाके के मसाइल के हल के लिए पुरुमीद हैं। ले जनाब, आपने ये रिपोर्ट देखी है कि हमारा ये हल्का जो है 241 वहाँ पे क्या पोजीशन है।
अच्छा, रेहान हाशमी डायरेक्टर साउथ एक न्यूज़ ने हमें ज्वाइन किया। हाशमी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि उनकी आवाज आती है, लेकिन उससे पहले 241 में 2-3 और बड़े इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट जो मीडिया का तवज्जो है, लेंस है या सोशल मीडिया का लेंस है, उसको अपनी जानिब मबजूल करवाया है। फॉर इंस्टेंस उसमें जिब्रान नासिर है, इंडिपेंडेंट खड़े हुए, और उनका इंतखाबी निशान माइक है। माइक, हाँ। अच्छा। और उसके अलावा अगर आपको याद हो, ये मालिक साहब और रजीज साहब उस अगली शख्सियत पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, मिर्जा इख्तियार, वो हमने दिखाया अभी, मिर्जा इख्तियार साहब उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर मालिक साहब और रजीज साहब हल्की हल्की रोशनी जरूर डालें। डाली नहीं जा सकती। रेहान हाशमी साहब हैं जी लाइन पे हमारे साथ, तो जब तक वो लाइन पे आते हैं सर प्लीज जरा रोशनी डालनी है, तवज्जो दिलानी है, वो प्लीज दिलवाइएगा। मैं पूछ रहा हूं इख्तियार बेग साहब, जी प्लीज प्लीज। अच्छा, इख्तियार बेग साहब बहुत मदारुल महाम शख्सियत हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुख्तलिफ पार्टी के अंदर भाई, दोनों भाई रहते हैं। एक पीपल्स पार्टी में होता है, एक PMLN में होता है। पिछले दिनों PTI में भी चले गए थे। ये वो और मुस्तकिल कॉलम नवीसी भी करते हैं, कभी-कभी खुद भी लिखते हैं, कभी-कभी दूसरे बहुत भी लिखते अच्छी हैं। गुलकारा हमारे पाकिस्तान की नाजिया हसन, जिन्होंने एक किया, ये उनका ससुराल भी हैं। तो मेरा मतलब है कि इनका बहुत बड़ा इंतखाबात से ताल्लुक नहीं है सर, इसको नहीं करते। अच्छा, मालिक साहब, ये आप मुझे जावेद साहब, ये आपके कहने पे कर रहा हूँ मैं, जी प्लीज, ये मैं गेस्ट के कहने पे कर रहा हूँ। अच्छा सर, लेकिन अगर हम बात करें इस हल्के की ऑन अ सीरियस नोट, फारूक सत्तार भी वो शख्सियत अरसा MKM से दूर रहे, रांदा दरगाह रहे, फिर वापस आ रहे हैं, और फिर खुर्रम शेर जमान साहब के पास तो अब निशान ही नहीं है सर। इन दोनों को मजबूत कंटेंडर आप समझते हैं, और MKM की स्ट्रॉन्ग होल्ड कराची में पहले जैसी नहीं रही है, क्या इस दावे को भी आप सही समझते हैं? उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड की नौयत बदल गई है। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बातें करें ना तो आप हैरान होंगे कि MKM के वोटर पे आज भी कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस अल्ताफ हुसैन का है। आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी भाई, लेकिन MKM का जो वोटर है भाई, वो अभी भी भाई की तरफ ही है। ये तो अगर उनको इतना रगड़ा ना लगा हो, उनके दफ्तर भी नहीं खुल पाए और इतना ज्यादा स्ट्रेट जैकेट में ना हो, तो MKM के रंग कुछ और नजर आए। अच्छा, वो पतंग भी उनकी जो ना वो सतरंगी पतंग, तो आपको लगता है टर्न आउट कम रहेगा बिकॉज ऑफ दिस वेरी फैक्टर? देखिए, MKM मरहूना मिन्नत होती है हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की, कितना उनको दिया जाता है, कितना लेने दिया जाता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके इलेक्शन को आपको इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमेशा देखना होगा। यही फारूक सत्तार साहब, आपको याद है, एक बार ही निकले थे घर से तो फिर उठा लिए गए थे, जीप में डाल लिए गए थे, अगले दिन की ट्यून और थी। तो इनकी ट्यून बदलती रहती है हालात के मुताबिक इन सब की। ठीक है, तो जरा एक डिफरेंट प्रिज्म में डिस्कस किया करें। एग्जैक्टली। रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या पोजीशन है इस वक्त दोनों कंटेंडर्स की जो कि मैदान में उतरे हैं, और इसके साथ साथ इस वक्त कराची का क्या माहौल है अगर हम इंतखाबात की बात करें तो? आवाज दीजिएगा प्लीज, स्पीकर में भी। जी, ऐसा माहौल तो ऐसा लगता है कि जो रौनक होती है रमजान से पहले लोगों में देखी जाती है, वो रौनक भी नहीं है कराची में। तो अच्छा, रौनक नहीं है, आवाज दीजिएगा, स्पीकर में आवाज दीजिएगा। कह रहे हैं रौनक नहीं है। जी हाँ, तो ऐसा लगता है कि जलसा जरूर कर रही हैं तमाम पार्टियां, और जो मालिक साहब ने बात की वो बिल्कुल ऐसी बात है। 2018 के इलेक्शन में MKM को साहब एक लम्हा रुकिएगा, आपकी बातें इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कोई बाकी गेस्ट मिस करें। प्लीज रेहान साहब की आवाज स्पीकर में दीजिएगा, मैं अनाउंस कर रहा हूं, प्लीज स्पीकर में आवाज दीजिए ताकि बाकी गेस्ट सुन पाए, ताकि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। ओके जी, प्लीज कैरी ऑन रेहान साहब। देखिए, आपने रौनक की बात की, मैंने बहुत से इलेक्शन कवर किए हैं, इतनी रौनक तो कभी ना होने के बराबर नहीं देखी। इतनी रौनक तो रमज़ान आने से पहले लोग खुश होते हैं कि रमज़ान आ रहे हैं, तो वो हाल है इस वक्त कराची का। और वोटर्स क्योंकि समझदार हो गया है, आपको पता है 2024 में नौजवान वोटर ज़्यादा हो गया है। जिसको मालिक साहब ने बात की वो मैं उसको एग्री करता हूँ, और सेकंड करता हूँ कि जब 2018 के इलेक्शन थे, मुस्तफ़ा कमाल की PSP को और MKM को कहा गया था जी आपको सीटें दी जाएंगी, और वो नहीं हुआ। और सीटें किसको दी गई? आपने देखा फैसल वाडवा अचानक 500 वोटों से जीत गए, और MKM के जो गढ़ है सेंट्रल, वहाँ से MKM हार गई, जहाँ खालिद मकबूल सिद्दीकी 248 तो रेहान साहब इसमें 242 जो है उसको किस तरह देख रहे हैं आप? हमने उसके बारे में रेहान से एक क्वेश्चन पूछा था। जी रेहान, अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ।
रेहान, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैंने देखी अभी कराची में। एक हफ्ता पहले मैं कराची में था, तो मैं पीपल्स पार्टी की बहुत ही अहम शख्सियत के साथ बैठा हुआ था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। हम बैठे हुए तो वहीं पे एक MPS साहब आए जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, तो मेरे बैठे हुए आए और उन्होंने आके उससे कहा कि जी मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मुझे बुलाया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तुम क्यों पैसे वैसे खर्च रहे हो, ये वो मत खर्चो, खर्चा हो जाएगा, ये MQM की सीट है। और पीपल्स पार्टी वाले को डिस्करेज किया जा रहा था। वो बड़ा बिजनेसमैन था, वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन, आई नो हिम। ये वहाँ क्या गेम चल रही है? क्या ये पीपल्स पार्टी को जो नाराज़गी थी कि हमारे साथ हाथ हो रहा है, क्या इतना खुला हाथ हो रहा है कि खुल के अब सपोर्ट आ रही है MQM के लिए? देखिए, MQM तो पर उम्मीद है कि वो कराची से टोटल 22 सीटें हैं मालिक साहब, 18 सीटें वो निकाल लेगी। जो आप बात कर रहे हैं, सेंट्रल में फोकस रखा है डॉक्टर आसिम हुसैन ने, और MQM के जो साबका MNA थे ख्वाजा सुहेल मंसूर समेत बहुत से लोग उन्होंने शामिल करवाए पीपल्स पार्टी में, ये कह के शामिल करवाया है कि 248 में तुमने जीतना ही जीतना है। लेकिन उनके सामने जो 248 के जो मेन कैंडिडेट हैं MQM के, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। तो मैं नहीं समझता कि MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर, MQM के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वहाँ से हार जाएँ। जो आपकी बात है उसमें बड़ा वजन है, और ऐसे कुछ इशारे हमें मिल रहे हैं, हम ग्राउंड पे जाके देख रहे हैं। ज़रूर कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन जीत लगता है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हिस्से में आएंगी। और वहाँ काफ़ी अभी 2 दिन पहले काफ़ी हंगामा भी हुआ पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान। MQM के कारकुन जहां तो ये जो बुलाया जा रहा है, ये जो बुलाया जा रहा है, ये जो बुलाया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा इंश्योरेंस है MQM कैंडिडेट्स के लिए। जी बिल्कुल, वो तो पूरी उम्मीद है कि जी जो हमारे साथ मुस्तफा कमाल जो PSP थी पहले, जो आप मर्ज हो गए, और जो आप उनका जी पहले जो हमारे साथ हाथ हुआ था वो हाथ नहीं होगा। अच्छा, हमारे पास वक्त कम है रेहान साहब, मैं चाहूंगा इसको दोबारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और आपका सवाल से उसको जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। NA 242 ये भी एक अहम हल्का है जी, ये आपके सामने उसके जो बड़े उम्मीदवार हैं वो आ चुके हैं। मुस्तफा कमाल साहब हैं MQM से, अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब हैं पीपल्स पार्टी से, बड़े आउटस्पोकन और बोल्ड बात करने वाले ये उनके खिलाड़ी हैं जनाब। पोलिंग स्टेशंस हैं टोटल 286, ये आपके सामने अभी नंबर आ जाएगा पोलिंग स्टेशंस का। दोस्तों ये गलत हमने जी 200, अच्छा इसके अहम इलाके कौन से, ये भी अभी आपके सामने थोड़ी देर में आ जाएगा। अहम इलाके हैं इसके खज्जी वाला जी, 286 पोलिंग स्टेशंस है, और अहम इलाके बता रहा हूँ आपको। शहनाज वाला है जनाब, बल्दिया टाउन है, इत्तेहाद टाउन है, सईदाबाद है, लेबर स्क्वायर है, मेट्रोविल है, और साइट का एरिया है, बहुत अहम एरिया ये भी। ये जनाब इसका जो पुराना हल्का है, हाँ ये भी आपको बताऊंगा। 286 इसके टोटल जो है वो पोलिंग स्टेशंस हैं, और अहम इलाके जो इस हल्के के थे दोस्तों वो हमने आपको बता भी दिए हैं, आपको दिखा भी दिए हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग इससे बहुत क्लियर हो जाए। पुराना हल्का है NA 249, इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको अपने अगले सेगमेंट में बताएंगे। हमारी जो ट्रांसमिशन है, स्पेशल ट्रांसमिशन, वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अब आप सुन पाएंगे खबरनामा। इंशाल्लाह 10 बजे हम दोबारा इसी ट्रांसमिशन को लेके इन मेहमानों के साथ और नए मेहमानों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे।